श्रीधर वेम्बू साहब आप में ज्यादातर लोग जानते होंगे, जोहो कॉरपोरेशन के फाउंडर और सीईओ और जाने माने बिलियनियर। ये देखिए उनकी ट्वीट, वीरू देखने लायक है। We saw a fairly pronounced slowdown in growth in September across countries and across products. Given the geographically and product-wise diversified nature of our revenue streams, I suspect the global economy is taking a turn for the worse. Caution ahead. ये हम बयां कर रहा है कॉर्पोरेट्स का भी मूड, और ये देखिए किस तरह से धीरे धीरे समीकरण बदल रहे हैं। वॉचफुल रहना है, माइंडफुल रहना है, और जैसे वेम्बू साहब ने कहा है, कॉशियस रहना है। कोई हर्ज नहीं भैया सचेत रहने में। खैर लाइए भाई, सारा पैनल मंगलवार को जो मदद करने वाले हैं सब आपको आपकी स्क्रीन पे जुड़ते हुए नजर आएंगे। आज के टॉप कॉल्स के साथ कर रहा हूं शुरुआत। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। वीकेंड कैसा रहा? एक्सटेंडेड वीकेंड कैसा रहा? बहुत ही अच्छा था, टायरिंग था लेकिन बहुत अच्छा था। सैटरडे को गया था पूना, सुबह 6 बजे गया, रात को 11 बजे लौट, फिर संडे को तो सो लिया, कल भी सो लिया। मेरे जुगाड़ लगाने को फायदा हुआ क्या? हाईवे पे खाना वाना पहुंचा नहीं पहुंचा? कुछ नहीं मिला, बटाटा वड़ा भी नहीं मिला, कोई आया ही नहीं। डायरेक्टर साहब कह रहे थे सतपुर साहब लाइट बंद कर रहे थे कि मुंह छुपा लूं क्या? सतपुर साहब सब बात जो फिर भी खाना नहीं पहुंचाया। मैंने बहुत, आपने कितनी कोशिश की लेकिन हुआ नहीं। हो नहीं, जुगाड़ लग नहीं रही। मैं ऐसा देख रहा था, ऐसे नहीं मिला। अच्छा, एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद फ्रेश लौटने का बाद सर 1 बजे चाचा भतीजा निफ्टी में आप लोग की याद है आपको? मंगलवार है आज, वो मुझे ध्यान है। बस अब मुझे छोड़ने वाले कहा है, मंडे नहीं तो ट्यूसडे। हाँ, मंडे ऑफ था तो ऑटोमेटिकली जैसे एक्सपायरी एक दिन प्रीपोन हो जाती है, हमारा एक दिन बाद चला जाता है। गावा सर, आज का प्रेफर्ड पिक? आज का प्रेफर्ड पिक है नेशनल एल्यूमिनियम। उसका रीजन ये है कि बेसिकली गिरावट के बाद एक सपोर्ट मिला है करीब 92 93 के आसपास, और एक फ्राइडे के दिन, फ्राइडे के दिन अपमूव मिला, 97 के आसपास क्लोज किया है। इसमें अगर डिप्स मिलती है तो खरीदारी का मौका है। स्टॉप होगा 95 का, डिप्स मिलना जरूरी है। अगर डिप्स नहीं मिलती है तो छोड़ देना चाहिए। टारगेट फिर 100 रहेगा, 102 रहेगा, ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है, लेकिन डिप्स में ही खरीदना है या फ्लैट खरीदना है, वरना खरीदना नहीं है नेशनल एल्यूमिनियम। ओके, नाल्को ये बाय ट्रेड है, और इसको ओपनिंग के बाद एक बार फिर से याद रखिए, प्रकाश सर ने जैसे टिप्पणी कहा करी, उस वक्त देखेंगे कौन सी ट्रैजेक्टरी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे जरा एशियन मार्केट्स में निक्केई, हैंग सेंग एक सब्सटेंशियल गोता लगा के ट्रेड कर रहे हैं, तो मेटल्स पे थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड लेंगे, प्रकाश सर ने जैसे कि कहा यहाँ पर। मानस, गुड मॉर्निंग, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, डॉक्टर रेड्डीज थोड़ा डिफेंसिव की तरफ जाएंगे तो डॉक्टर रेड्डीज में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5400 के आसपास 2 बार स्टॉक ने सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन जो लास्ट सेशन था उसमें स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। इंटरडे सेशन में इस 20 डे मूविंग एवरेज को भी रीगेन कर लिया था। वॉल्यूम्स बेहतर देखने को मिले, तो आई थिंक लोअर लेवल पे काफी बाइंग है डॉक्टर रेड्डीज में, तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे। 5474 5474 के स्टॉप लॉस लगाएंगे कैश में, और 5750 के टारगेट सेट करने हैं, तो दोनों कैश लेवल्स हैं। 5600 वाला कॉल ऑप्शन जो 140 पे था, वो वहां पर भी कोई छोटी मोटी गिरावट देखने को मिले तो खरीदारी करिए। 99 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 220 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, डिफेंसिव पे फोकस, डॉक्टर रेड्डीज पसंद आ रहा है मानस को। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग, रडार पे कौन सा स्टॉक? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग वीरेन एंड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर है मेरी ऑटो पे। ऑटो स्टॉक्स में अगर मुझे इन पर्टिकुलरली चुनना है, देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन आयशर मोटर। आयशर मोटर का स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉमिसिंग लग रहा है, कंसोलिडेशन अच्छा हो रहा है, 10 डीएमए का सपोर्ट ले रहा है। ये 3500 का क्लोज है, लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि एसजीएक्स निफ्टी यहाँ पे वीक दिखा रहा है, किफ्ट निफ्टी यहाँ पे वीक दिखा रहा है, तो प्रोबेबली ये हमें लोअर लेवल पे मिल जाए। सो 3450 ये इसका सपोर्ट है, so it's a buy above 3450, keep your stop loss at 3400, और जो टारगेट है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू चार्ट मेरे हिसाब से 3550 इनिशियली होगा, लेकिन चार्ट देख के लगता है कि 3600 भी ये टेस्ट कर सकता है, तो आयशर मोटर इज अ बाय। ओके, आयशर मोटर्स आपका बाय होगा, और थोड़ा सा जैसे कि राजेश जी ने टिप्पणी करी, कॉशियसली और लेवल्स को देख के ट्रेड करिएगा। कविता जी, गुड मॉर्निंग।
आपका कन्विक्शन कॉल फॉर द डे। Very good morning, Virenji. Good morning, everyone. Conviction trade Dixon Technologies पर होगा। लास्ट वीक के हाइस के ऊपर जाकर कन्विंसिंगली बंद हुआ है काउंटर। ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम इनवर्स हेड एंड शोल्डर का एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। सो डिप्स पर बाय करने की राय होगी। 5250 तक के डिप को बाय करने की कोशिश करें। 5180 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मुझे लगता है ऊपर में 54 से 50 5500 के टारगेट्स की तरफ डिक्सन टेक्नोलॉजीज कैन बी द बेस्ट। डिक्सन टेक ये है कविता की आज की प्रिफर्ड पिक, बाय ऑन डिप्स। शायद ओपनिंग में कई सारे स्टॉक्स पस्त खुलें, दबाव में खुलें, बेहतर मौके होंगे एंट्री पाने के। पालविया साहब गुड मॉर्निंग। पालविया साहब आज का प्रिफर्ड आइडिया सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का प्रिफर्ड आइडिया फार्मा स्पेस से ही रहेगा और उसमें हमें ग्रेन्यूल्स यहाँ पे काफी पसंद आ रहा है स्टॉक में। अगर ओवरऑल टेक्निकल स्ट्रक्चर भी समझे तो ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे टेक्निकली होते हुए दिखा है। डेरिवेटिव डेटा में देखें तो प्रीवियस सेशन में लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे बनते हुए दिखे और पूरा फार्मा स्पेस ही देखें तो एक बाइंग इंटरेस्ट था प्रीवियस सेशन में। ओवरऑल सभी स्टॉक्स में अच्छा एक्यूमुलेशन एक्टिविटी देखने को मिला, तो ग्रेन्यूल्स पे बाय करने की सलाह है। ग्रेन्यूल्स फ्यूचर के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 370 375 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 352 के आसपास। ओके ग्रेन्यूल्स, यकीन मानिए फार्मा स्पेस में वाकई स्टेबिलिटी थी। शुक्रवार के स्टैट्स अच्छे थे, भाव को पिकर आप देखते उसमें ग्रेन्यूल्स भी। ये फ्राइडे को मॉर्निंग में प्रकाश सर का ट्रेड भी था और हम इसको करीब करीब 317 से लॉन्ग लेके चल रहे हैं। शर्मिला जोशी जी भी इस वक्त कार्यक्रम में मौजूद हैं। शर्मिला जी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। अक्टूबर की शुरुआत ऑन कैलेंडर्स, हालांकि सीरीज पहले से शुरू हो चुकी है। आपका कन्विक्शन कॉल मैम, क्या चीज करना चाहेंगे आप? आई थिंक थोड़ी देर पहले कोई ऑटो की बात कर रहा था और ये ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि ये महीने का पहला दिन है, तो वी विल ऑफ कोर्स टिपिकली रिएक्ट टू ऑटो नंबर्स जो ओवर द वीकेंड हमने देखे हैं। तो उनमें मुझे टीवीएस मोटर्स के नंबर्स काफी पसंद आए। एक तो जो बिक्री के आंकड़े में बढ़त थी वो तो अपनी जगह पे है, विच वाज वेरी गुड एंड काफी सॉर्ट ऑफ लीडिंग द पैक। लेकिन जो मुझे चीज काफी अच्छी लगी वो ये है कि उनकी जो iQube, जो उनकी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर है, उसकी बिक्री बहुत तगड़ी रही है ये महीने। एंड दे हैव कॉट अप विद ओला इलेक्ट्रिक विच इज आई थिंक कमेंडेबल। और मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक गेम में 2 व्हीलर्स में भी आपको पीछे नहीं रहना है। गाड़ियों में हमने देखा ये कि जैसे टीवीएस मोटर्स रियली सीज द डे विद द काइंड ऑफ उनका जो ईवी रोल आउट था। तो आई थिंक टीवीएस मोटर्स भी अभी 2 व्हीलर्स में जिस तरह का प्रदर्शन कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स में, वो बहुत मुझे बेहतर लगा। एंड आई थिंक माय टारगेट वुड बी क्लोज टू 1700 ऑन द स्टॉक। टीवीएस मोटर्स वाकई अच्छे ऑटो सेल्स के नंबर्स, 2 व्हीलर के अच्छा है, टीवीएस के अच्छा आया, हीरो मोटोकॉर्प का अच्छा आया, हर्षदा जुड़ेंगी, रॉयल एनफील्ड के डिसेंट थे पर वो इन लाइन थे लाजली। खैर जब ऑटो सेल्स के नंबर्स डिस्कस करेंगे तो थ्रेडबेयर इन सबके आंकड़ों की चर्चा हो जाएगी। आज के टॉप कॉल्स को रैप अप कर दिया जाए। गाबा सर ने नेशनल एल्यूमिनियम यानी कि नाल्को गिरावट में खरीदारी करनी है या फिर फ्राइडे के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास मिले तो ही बाय इनिशिएट करेंगे। 95 का स्टॉप है, 102 तक के टारगेट्स। डिफेंसिस पे दाव मानस की तरफ से डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लोअर लेवल्स पे इसमें काफी बाइंग नजर आ रही है। 5474 का स्टॉप लगाइए, खरीदिए और चाहे तो 5600 का कॉल लिया जा सकता है। सतपुते साहब ने कहा है नजर ऑटोज पे है और उसमें सबसे पसंद आ रहा है आइशर मोटर्स, 3400 का स्टॉप है, 3600 तक का इवेंचुअल टारगेट। कविता जी को डिक्सन टेक्नोलॉजीज पसंद आ रहा है, 5180 का स्टॉप लगाइए, खरीदारी करिए, गिरावट में खरीदारी करिए। पालविया साहब ग्रैन्यूल्स पे दाव लगा रहे हैं, आज खबरों में भी है एएनडी अप्रूवल मिला है इनकी दवा को। 352 का स्टॉप है, 375 तक के लक्ष्य हैं और फंडामेंटली कुछ पिक एंड चूज करना है तो अच्छे सेल्स नंबर्स और उसमें भी खास तौर पे ईवी का अच्छा तड़का। टीवीएस मोटर्स 1700 तक के लक्ष्य के लिए एक्यूमुलेट किया जा सकता है। चलिए अब खबरों वाले स्टॉक्स पे फोकस करा जाए। 3 दिन का वीकेंड था लेकिन मेरे ख्याल से हफ्ते भर की खबरें ऐसा लग रहा है आ गई हैं।
तो बड़ा मुश्किल होना है 9 बजे तक सब कुछ टटोल लेना, सब पे बातचीत कर लेना। तो क्विकली आगे बढ़ रहा हूं। हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। हर्षदा को ब्रेथलेसनेस ना हो जाए, इसीलिए लक्ष्मण को भी रिक्वेस्ट करिए कि वो भी जुड़ जाए। दिल्ली से लक्ष्मण भी जुड़ेंगे स्टॉक्स न्यूज में मदद करने के लिए। पहला हिंदुस्तान जिंक चर्चा में था फ्राइडे को, तब लग रहा था वेदांता रिलेटेड अपडेट, और वो आ गया फ्राइडे शाम को। हर्षदा, क्या अपडेट? वेदांता क्यों फोकस में? वेदांता ने फाइनली डिसाइड कर लिया है या फिर एक प्रपोजल सामने रखा है कि अपने बिजनेस को बड़े पैमाने पर डीमर्ज करेंगे। आपको याद होगा 2021 में इन्होंने बिजनेसेस को मर्ज किया था और अब ये डीमर्जर पर स्थिति आती हुई दिखाई दे रही है। तो कंपनी 5 नई यूनिट्स दरअसल वेदांता से ही निकालती हुई दिखाई देगी और कुल मिलाकर 6 यूनिट्स होंगी जो वेदांता की रहेंगी। जो 5 नई यूनिट्स आएंगी उनको अलग से लिस्ट भी किया जाएगा। वो 5 नई यूनिट्स क्या हैं वो आपको मैं फटाफट से बता दूं। इसमें आपको ध्यान देना है, वेदांता रहेगा जिसमें हिंदुस्तान जिंक भी जुड़ेगा, कंपनी के सेमीकंडक्टर बिजनेस आएगा और कुछ डिस्प्ले का कारोबार आएगा। फिर वेदांता एल्यूमिनियम है, वेदांता बेस मेटल्स का कारोबार है, वेदांता ऑयल एंड गैस रहेगा, वेदांता स्टील एंड फेरिस और साथ ही साथ वेदांत पावर। ये अलग इकाइयां रहेंगी और करीब 12 महीने से 15 महीने का समय लग सकता है। यानी कि इफ इट ऑल सारे अप्रूवल्स आ जाते हैं तो FY25 तक वो 5 नई यूनिट्स दरअसल लिस्ट होती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो ये इनफैक्ट एक बड़ा एजेंडा कंपनी सामने लेकर आ रही है। अब कंपनी ऐसा क्यों कर रही है? कंपनी को लग रहा है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर वैल्यू अनलॉकिंग के मौके मिलते हुए दिखाई देंगे। अलग अलग बिजनेस यूनिट्स अपने हिसाब से दरअसल अपने बिजनेस को परसू कर पाएंगी। यहाँ पर आगे जरूरत पड़ी तो आसानी से स्ट्रेटेजिक प्लेयर को भी लाया जा सकता है किसी भी रिस्पेक्टिव यूनिट में। और साथ ही कंपनी ये भी कहती है कि निवेशकों को भी मौका मिलेगा, जिस बिजनेस में वो चाहे वो अलग से निवेश कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इन सारे बिजनेसेस में किसका ज्यादा योगदान रहा है। अगर आप EBITDA के लिहाज से देखें तो वेदांत, जिसमें ऑफ कोर्स हिंदुस्तान जिंक भी है, उसी का सबसे ज्यादा EBITDA का योगदान रहा है FY23 में 50%। उसके बाद वेदांत ऑयल एंड गैस आता है केन इंडिया के तहत और बाकी बिजनेस का है। रेवेन्यू के लिहाज से देखें तो रेवेन्यू में सबसे ज्यादा कमाई एल्यूमिनियम बिजनेस करता हुआ दिखाई दे रहा था, उसके बाद वेदांत आता है और ऑयल एंड गैस बिजनेस आता है। लेकिन ये क्लियरली नंबर्स हैं। हालांकि इस पूरे उपकरण में अभी भी साफ नहीं हो रहा है कि कंपनी के ऊपर जो सबसे बड़ी समस्या है डेट चुकाने की, उसके लिए क्या कुछ उपाय आ रहा है या नहीं। आप सब जानते हैं कि कंपनी के ओवरऑल जो बुक्स है, जो कंपनी के पेरेंट है वेदांता रिसोर्सेज, जिसका नाम बदलकर अब वेदांत इंक बन जाएगा, करीब करीब $6 बिलियन से ज्यादा का कर्ज इनको चुकाना है। FY25 तक $3 बिलियन के पेमेंट्स देने हैं। FY24 के अंत तक 1.3 से 1.4 बिलियन के पेमेंट्स दे रहे हैं। अब भी कुछ सफाई नहीं आई है कि इस पूरे प्रक्रिया के बाद इनकी जो डेट कम करने की स्ट्रैटेजी है वो क्या होगी। लेकिन बड़े पैमाने पर रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत, और यहाँ पर ऑफ कोर्स NCLT में जाना है, बोर्ड से अप्रूवल आना है, एक लंबा प्रोसेस रहेगा। भाई साहब, रखिए वेदांता को अपने रडार पे। ये कहानी है, सुनने में सब अच्छा लग रहा है। एक धंधा 6 में हो जाएगा, क्लीन है, सबका एक एक स्टॉक, हर पे एक मिलेगा। उस स्ट्रक्चर को लेके इश्यू नहीं है, पर आप लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे होंगे। ब्रोकरेजेस देखिए क्या कह रही हैं। सिटी वेदांता क्लोज कितने पे हुआ था? 222 पे फ्राइडे को। सेल कॉल 225 का टारगेट, कहीं नहीं जा रहा इनके हिसाब से ये स्टॉक। CLA से अपग्रेड करता है पर लक्ष्य 255 से घटा के 230, वही तो हमारा स्टॉक अभी भी खड़ा हुआ है, कहीं नहीं जा रहा। और इन्वेस्टेक तो सेल कॉल लेकर आया 180 के लक्ष्य के लिए, यानी कि यहां से 40-45 रुपए और झड़ जाएंगे वेदांता के। ये कहानी है और सही बात है, ये सब अपनी जगह स्ट्रक्चर वो इम्पेंडिंग जो पेमेंट शेड्यूल्स हैं उसको कैसे मीटअप करेंगे, अब तक उस पर क्लैरिटी नहीं है। क्यों कर रहे हैं? क्या स्टेक बेचेंगे, धंधा बेचेंगे, क्या होगा वो देखना है। शर्मिला, लोगे वेदांता इन अनसर्टेन एनवायरनमेंट में 1 का 6 मिलेगा आपको? आई थिंक नॉट। आई थिंक जैसे कि आपने कहा कि बहुत ज्यादा इफ्स एंड बट्स है, और मेरे हिसाब से एक तो ये चीज है ही कि वो जो उनका बड़ा डेट है, तो कहीं ना कहीं ये उस हिसाब से पॉजिटिव है, क्योंकि मार्केट ये सोच ही रहा था कि उनको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से वो डिविडेंड स्पेशल डिविडेंड यहाँ देकर वो पैसा पूरा वहां लेकर जाकर रीपेमेंट कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था। तो एक तो वो है कि किस तरह से वो उस चीज को करेंगे। मे बी दे विल सेल ऑफ वन ऑफ दीज कंपनीज।
तो मुझे लगता है कि थोड़ा इस न्यूज को सेटल होने देना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिलते हैं कि नहीं, क्योंकि उनके शेयर्स काफी हद तक जहां मैंने पढ़ा है प्लेज्ड है। So will they be able to get the necessary regulatory approvals to do this kind of split? और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब ये कंपनी स्प्लिट हो जाएगी, जैसे हर्षदा समझा रही थी कि उनका जो रेवेन्यू है और उनका प्रॉफिटेबिलिटी है वो सबका अपना अपना अलग हो जाएगा और उनका डेट भी अलग अलग हो जाएगा। सो द कंपनीज ऑल्सो कैरी देयर ओन इंडिविजुअल डेट। सो यस, आई थिंक एज यू सेड, पेपर पे बहुत अच्छा लगता है कि आगे जाकर इस तरह की बात होती है, तो जो बिजनेस आपको अच्छा लगता है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट फॉर द मोमेंट आई वुड रियली जस्ट वेट टू सी कि स्टॉक प्राइस कहाँ पर सेटल होता है, किस तरह से, हाउ द रेगुलेटर्स आर रिएक्टिंग टू दिस, और उसके बाद आई थिंक आई वुड टेक अ कॉल, क्योंकि जो स्प्लिट होगा उसमें ऑफ कोर्स अट्रैक्टिव बिजनेसेस रहेंगे। तो अनसर्टेनिटी काफी लिंगर करती हुई, थोड़ा सा अवॉइड ही करेंगे इस समय। मैं टेक्निकली जाता नहीं हूं, पहले मार्केट को वर्डिक्ट देने देते हैं, उसके बाद टेक्निकल्स पे कैसा प्लेस्ड है वो एक्सपर्ट से बातचीत कर लेंगे। एक ट्वीट दिखाता हूं बाजार के जाने माने विशेषज्ञ समीर अरोड़ा साहब का है, तो दिखाइए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। वीरू देखिए, बैंग, I have such a big loan to you. I can't have such a big loan to one company. Don't worry. I will break my company into 9 separate companies. Your loan to any one company of our group will now look much lower. Happy? वेदांता तो 6 कर रही है, हिंदुस्तान जिंक 3 कर रही है, पता नहीं, लेकिन समीर साहब ने लिखा नहीं है किस कंपनी की मेंशन कर रहे हैं, मुझे भी आइडिया है नहीं, पर आप लोग ध्यान रखिएगा, शर्मिला भी मेंशन कर रही है, थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत। ये हो गई वेदांता की कहानी। फ्लिप कर रहा हूं ऑटो सेल्स की तरफ। इस एक्सटेंडेड वीकेंड में अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो रह गया बस, ये आ गया वो नहीं, बजाज नहीं बस एक को छोड़ के बाकी सारे ऑटो सेल्स के नंबर्स आ गए हैं। हर्षदा क्विकली, कहां अच्छा है कहां बुरा है? मारुति के साथ शुरुआत करेंगे। लो सिंगल डिजिट में नंबर है, अनुमान से थोड़ा सा फीका यह आंकड़ा है। 1.81 लाख यूनिट्स कंपनी ने बेची है, 4% की ग्रोथ आपको दिखाई देगी, लेकिन जो अनुमान था वो करीब 1.87 लाख यूनिट्स का था, तो वहां पर कुछ फीके पड़े हैं। टाटा मोटर्स पर आइए, डोमेस्टिक सेल्स में करीब 2% तक का इजाफा, 82,023 यूनिट्स कंपनी ने बेची है। इनकी सीवी सेल्स ज्यादा बेहतर होती हुई दिखाई दी है। टाटा मोटर्स के केस में 12% का इजाफा, वहां पर 39,000 यूनिट से ज्यादा का आंकड़ा, लेकिन पैसेंजर व्हीकल सेल्स में कुछ स्लो डाउन है, 5% की गिरावट। इसको अगर आप बांटेंगे, आइस इंजन में ज्यादा स्लो डाउन है, ईवी बिजनेस ज्यादा स्केल करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कंपनी कहती है कि कई सारे न्यू जनरेशन प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं और फेस्टिव डिमांड के चलते यहां पर पिकअप देखने को मिलेगा वॉल्यूम्स में, ये आगे के लिए कंपनी की तरफ से बयान आया है। अब आते हैं M&M पर। M&M के केस में टोटल ऑटो सेल्स जो है वो 17% बढ़कर आई हैं सालाना आधार पर, 75,604 यूनिट्स। एसयूवी सेल्स बहुत ही मजबूत रही हैं। यहां पर यूवी सेगमेंट में, यानी कि यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट में हाईएस्ट कंसेक्यूटिव तीसरा महीना है जहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। एसयूवी सेल्स में 20% का इजाफा है, 1 लाख से ज्यादा यूनिट्स इन्होंने बोलेरो मैक्स की ही बेच दी हैं, लेकिन ट्रैक्टर साइड पर थोड़ी सी निराशा है। अब टू व्हीलर साइड पर आते हैं। टीवीएस मोटर के केस में आप देखिएगा, एस्टिमेट नोमुरा का था 3.69 लाख यूनिट्स का, कंपनी ने बेची है 4 लाख से ज्यादा गाड़ियां, यानी कि 6% का इजाफा देखने को मिला है। टू व्हीलर सेल्स में 7% की ग्रोथ है, एक्सपोर्ट्स में 8% का इजाफा देखने को मिला है। 3 व्हीलर सेल्स कुछ दबाव में रही हैं। रॉयल एनफील्ड के केस में अनुमान था 78,000 यूनिट्स का, 78,580 यूनिट्स इन्होंने बेची, तो उम्मीद से बेहतर, लेकिन अगर पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो 4% का प्रेशर देखने को मिला है। हीरो मोटो के केस में भी अगर आप देखें, सेल्स एस्टिमेट से कहीं ज्यादा है। नोमुरा ने अनुमान लगाया था करीब 5.25 लाख यूनिट्स का, 5.36 लाख यूनिट्स की बिक्री हुई है, 3% की बढ़त यहां पर। एक्सपोर्ट्स में भी पिकअप देखने को मिला है, यह भी एक अच्छा साइन है। कंपनी ने 1% 3 अक्टूबर यानी कि आज से अपने स्कूटर और मोटरसाइकिल के दामों में इजाफे का भी ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ अब आते हैं ट्रैक्टर साइड पर। तो M&M के केस में, जैसे मैं कह रही थी, थोड़ी सी निराशा हाथ लगती हुई दिखाई दी है। VST टिलर्स में भी अगर आप देखें, ट्रैक्टर सेल्स करीब 8% नीचे आई हैं, पावर टिलर्स में 1% की ग्रोथ देखी गई है। साथ ही अशोक लेलैंड के नंबर्स जो अभी अभी आए हैं वो भी मैं आपके सामने पेश कर रही हूं, वहां पर भी अगर आप ध्यान दें
तो कुल बिक्री 9% बढ़ी है, तो सीवी साइड पर वो इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। घरेलू बिक्री में 10% का इजाफा, एमएचसीवी में 13% तक की ग्रोथ देखी गई है। टू व्हीलर्स अच्छा कर रहे हैं, कोई टीवीएस मोटर्स, कोई हीरो मोटोकॉर्प, इवन आयशर ने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रॉयल एनफील्ड ने डिलीवर करके दिया। कमर्शियल व्हीकल्स, टाटा मोटर्स की सीवी सेल्स में जंप, एसएमएल सुजुकी सीवी सेल्स स्ट्रांग, सीवीज अच्छा कर रही हैं। ट्रैक्टर्स ठंडे हैं, ये कहानी है। अच्छा, उसमें से सबसे प्रिफर्ड पिक तो मेरे ख्याल सतपुर साहब ने सारे चेक करे थे, तो उनका टॉप कॉल आयशर मोटर्स है। तो आप जानते हैं सबसे अच्छा टेक्निकली कौन सा पॉइस। लेकिन मानस, एक दिग्गज से समझ लेता हूं, मारुति सुजुकी अब है तो ठंडी सेल्स, साल दर साल 2-2.5% एक्सपेक्टेशन से म्यूटेड 6-7% जंप की एक्सपेक्टेशन के सामने ठंडी सेल्स मारुति की। चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? बहुत अच्छा हमने मोमेंटम देखा है स्टॉक में। देखिए, अगर आशीष जी, अगर हम जो मेन ट्रेंड है उसकी बात करें तो ट्रेंड बहुत बुलिश है मारुति का, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत जल्द हम 11,000 के स्तर भी देख लेंगे मारुति में। तो अगर कोई गिरावट देखने को मिले मारुति में तो बिल्कुल खरीदारी करने की राय रहेगी। मेरे हिसाब से तो गिरावट पे खरीदारी करिए, पोजिशनल ट्रेड लीजिए जहां आपके स्टॉप लॉसेस 10,390 के रहेंगे और ऊपर की तरफ टारगेट 11,000 के आसपास के रहेंगे। लेकिन अगर करंट लेवल्स पे कहीं 4 व्हीलर में ट्रेडिंग करने का मौका है लॉन्ग साइड पे, तो टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स में क्लोजिंग बहुत बेहतरीन थी, अगर आज कोई डिप मिले तो खरीदारी करने की राय रहेगी। मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, 619 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए 650 के टारगेट के लिए। टाटा मोटर्स पसंद आता है, ट्रेडिंग करनी है, आयशर मोटर्स एक्सपर्ट का पिक था। मारुति गिरावट में खरीदारी करने के मौके जा रहा है चार्ट्स पे 11,000 और उसके पार, तो बाय ऑन डिप्स है मारुति सुजुकी। अपडेट्स पे चलना है, हर्षदा के पास जाऊंगा। Q2 के जितने अपडेट्स आ रहे हैं, अगले हफ्ते से रिजल्ट सीजन का आगाज हो जाएगा, क्वार्टरली अपडेट्स आने शुरू हो चुके हैं। और लक्ष्मण के पास जाना है, फोर्टनाइटली रिव्यू, 15 दिनों की समीक्षा होगी कच्चे तेल की। लक्ष्मण, पहले आपके पास, गुड मॉर्निंग, क्या निकल के आया? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल जो मुझे लगता है जो अपेक्षा थी वही हुआ, और इस बार फिर से विंडफॉल टैक्स बढ़ाया गया है, करीब 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। और कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन पर विंडफॉल टैक्स जो है वो 10,000 रुपए प्रति टन से बढ़ा करके 12,100 रुपए प्रति टन कर दिया गया है। इससे पहले आपको याद होगा कि 6,700 से बढ़ा करके 10,000 किया गया था, यानी महज 15 दिन के भीतर भीतर ये करीब दोगुना होता हुआ दिख रहा है आपको। हाँ, डीजल पे थोड़ी सी राहत है, पिछली बार भी 50 पैसे प्रति लीटर की एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती की गई थी, इस बार भी 50 पैसे प्रति लीटर की एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती की गई है, 5.5 रुपए से घटा करके 5 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। एटीएफ पे थोड़ा सा एक्सपोर्ट ड्यूटी 1 रुपए घटाया गया है, पिछले 50 पैसे घटाया गया था, इस बार 1 रुपए घटाया गया है, 3.5 रुपए प्रति लीटर से घटा करके 2.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। डीजल पर पेट्रोल पे एक्सपोर्ट ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बता दूं कि एटीएफ और डीजल पे जो एक्सपोर्ट ड्यूटी तय की जाती है वो कच्चे तेल की कीमत, रुपए डॉलर के बीच में जो इक्वेशन होता है, इन सब चीजों को देख करके, एक्सपोर्ट ट्रेंड को देख कर तय किया जाता है, इसलिए वहां पे थोड़ी सी कटौती होती हुई दिख रही है। अगर कच्चे तेल की कीमतों में ऐसी बढ़ोतरी जारी रही तो हो सकता है कि आप जो देखें कि अगला फोर्टनाइटली रिव्यू में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिले। एक और खास बात कि ये जो रिव्यू हुआ है वो 1 तारीख से लागू नहीं हुआ, ये 30 सितंबर से ही लागू हो गया है। क्यों? ये ऐसा क्यों हुआ है? एक दिन पहले क्यों लागू? दरअसल लंबी छुट्टी हो रही थी तो अधिकारियों ने सोचा लंबी छुट्टी हो रही थी तो अधिकारियों ने शायद सोचा होगा छुट्टी में कौन नोटिफिकेशन जारी करे, तो उन्होंने 29 की रात में ही जारी कर दिया नोटिफिकेशन। और जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो जाहिर तौर पे उसमें देरी नहीं की जाती है, तो इमीडिएट तत्काल प्रभाव से इसको लागू कर दिया गया 1 तारीख से 30 तारीख से। ठीक बात। तो रखिए भाई, विंडफॉल टैक्स में 21%, लास्ट रिव्यू से इस रिव्यू के बीच में 21% का जंप कच्चे तेल के। दूसरी तरफ क्रूड हो गया करेक्ट, $6 इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट कूल ऑफ हो गया है। हमने जो फ्राइडे को छोड़ा था, आज सुबह जो दिख रहा है, ये सारी अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज रडार पे। हर्षदा के पास जा रहा हूं और सारे क्वार्टरली अपडेट, आइडिया लग जाएगा किस तरह के रिजल्ट सीजन की हमें करनी है तैयारी। हर्षदा, दिग्गजों में किस किस क्या है? अब बैंकों के साथ शुरुआत करते हैं आशीष। इंडसइंड बैंक पर नजरें रहेंगी। Q2 में कासा रेशो करीब 25 क्वार्टर के लो पर है। डिपॉजिट्स की अगर आप बात करें तो
13%, 14% तक का इजाफा दिखा रहा है। तो यहां पर हमने देखा एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट ज्यादा बेहतर है, क्वार्टरली बेसिस पर 13.5% तक का इजाफा। फेडरल बैंक की Q2 में कह रहा है कि कासा रेशियो 14 क्वार्टर लो पर है, बिजनेस मोमेंटम अच्छा खासा पिकअप दिखा रहा है। इनके डिपॉजिट्स में 23% तक का इजाफा एनुअली और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर करीब 4.6% तक का इजाफा देखने को मिला है। साथ ही करूर वैसे बैंक भी कह रहा है कि इनके डिपॉजिट्स में 13% की ग्रोथ रही, एडवांसेस 15% बढ़कर आए हैं। अल्ट्राटेक भी आज रेडार पर रहेगा। अल्ट्राटेक के लिए जो ग्रे वॉल्यूम्स ग्रे सीमेंट का है उसमें वॉल्यूम्स 25.24 मिलियन टन के आसपास रही हैं। टोटल भारत की जो सेल्स वॉल्यूम है वो 15% ईयर ऑन ईयर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और अगर आप कंसोलिडेटेड सेल्स वॉल्यूम देखेंगे तो 16% तक का इजाफा देखने को मिला है। हिंदुस्तान जिंक वैसे भी रेडार पर रहेगा इस पूरे वेदांता के मैटर के लिहाज से, और उन्होंने भी यहां पर एक बिजनेस अपडेट दिया है। माइंड मेटल में 1% तक का डिप देखा गया है, इंटीग्रेटेड सेलेबल मेटल में 2% तक की गिरावट है, और सेलेबल सिल्वर प्रोडक्शन में भी करीब 7% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो ये वो Q2 अपडेट है कंपनियों की तरफ से। Q2 अपडेट बुरे नहीं है, काम वाले जितने हैं, इंडसइंड बैंक अच्छा, फेडरल बैंक अच्छा, अल्ट्राटेक अच्छा, तो काम के जितने बड़े अपडेट्स हैं सब अच्छे आ रहे हैं। अगर वो झलक दे रहे हैं Q2 की तो शायद दिक्कत ना आए। अच्छा, इस बीच गिफ्ट निफ्टी दिखाइएगा एक बार। 140 अंक के दबाव के साथ इस नए हफ्ते का आगाज हम लोग करने जा रहे हैं, और इस बीच पैनल में अनुज जी भी जुड़ते हुए हम सबकी मदद करने के लिए। टेंशन होते सुबह आप नहीं थे तो दिक्कत भरे क्यों? आज सुबह हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे थे कैसे बॉन्ड डील्स, कैसे डॉलर इंडेक्स कहां फटी चले जा रहा है, क्या करना है इस बाजार में। बिल्कुल आशीष, गुड मॉर्निंग। मैं सुबह थोड़ा सा कुछ पर्सनल काम था, उसकी वजह से थोड़ा सा लेट आया, लेकिन बिल्कुल बहुत दिक्कत भरा सेशन है। मैं देख के बार बार देख रहा था कि क्यों 134 135 पॉइंट डाउन है, क्योंकि वो यूएस वाला मामला भी फिर एज इट इज नॉर्मल जो होता है वो रिजॉल्व हो ही जाता है। 45 दिन खिंच गया वो। एग्जैक्टली। लेकिन प्राइस एक्शन खैर काफी खराब रहा। इवन फ्राइडे को जो लास्ट का आधा घंटा था उसमें मार्केट ऊपर से काफी नीचे आया था, तो वो एक मार्केट थोड़ा सा डर तो रहा था लॉन्ग वीकेंड से पहले। अब देखिए, जहां तक आज की स्ट्रेटजी की बात है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की बात करते हैं, फिर मैं एक वेदांता पर भी एक अपना व्यू दूंगा। निफ्टी में आशीष मुझे लग रहा है कि आप खुलेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट में, और उसके बाद कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं है। आप खुलेंगे 19551 के आसपास, जो कि फ्राइडे का लो है, और आपको लास्ट एक्सपायरी का लो 19492 याद होगा, जो जहां से अच्छी खासी रिकवरी आई थी। तो ये जोन जो है ना, ये जोन शॉर्ट करने का नहीं है, यहाँ शॉर्ट फंस सकते हैं। लेकिन अगर हम 19492 के नीचे सेटल हो गए, सेटल मतलब क्लोज हो गए 19492 के, तो बहुत नेगेटिव होगा, फिर ट्रेंडिंग नेगेटिव सीरीज के भी चांसेस हैं। तो बाय करना है अगर ओनली इफ स्टेबिलिटी आए 19550 के ऊपर और 19492 के स्टॉप के साथ, वो भी मैं तब बोल रहा हूं अगर स्टेबिलिटी आए, और पोजिशनल शॉर्ट ओपन हो जाएगा अगर आप 19492 के नीचे जाएंगे। डे ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट ट्रेड इमर्ज होगी अगर फर्स्ट आवर का लो ब्रेक हो जाएगा। अगर फर्स्ट आवर का लो ब्रेक हो जाएगा तो एक शॉर्ट ट्रेड होगी, और उसमें फर्स्ट आवर के हाई के साथ आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, उसमें सारा का सारा मामला फंसा हुआ है HDFC बैंक का फिर से, और HDFC बैंक में अब मुझे साइन लग रहे हैं एक 200 वीक मूविंग एवरेज, सिंपल 200 वीक मूविंग एवरेज की तरफ जाने के लिए, जो इस समय करीब करीब प्लेस्ड है 1450 के आसपास। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1450 पे जा रहा है वो HDFC बैंक, लेकिन चांसेस लग रहे हैं कि ये जिस तरीके से चार्ट इसका बिगड़ा है कि 1450 तक HDFC बैंक शायद चला जाए। बैंक निफ्टी में फर्स्ट सपोर्ट है 44344 पर, और बड़ा सपोर्ट है 43800 पे, जो कि लास्ट सीरीज का लो था। अगर 43830 ब्रेक होता है तो 200 डे मूविंग एवरेज 43120 भी पॉसिबल है। बैंक निफ्टी पर हम कोई अप्रोच लेके नहीं चल रहे हैं बाय सेल की इस समय। मार्केट ओपन होगा, उसके बाद देखेंगे किस तरीके से ट्रेड जारी है, उसके बाद उस पर एक व्यू लेंगे। प्री मेडिटेटेड ट्रेड लेके बैंक निफ्टी में आज जाना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। ठीक बात है, और मदद करने के लिए होंगे अब कंटिन्यूस सेशन में, तो कभी भी किस तरह का ट्रेड निकल रहा होगा तब वो बातचीत हो जाएगी। अच्छा, मैं हर्षदा के पास जाऊं। बाकी के स्टॉक्स न्यूज के लिए हम लोग ने वेदांता पे चर्चा करी। आज का तो स्टॉक इन फोकस हुआ है। जब फ्राइडे को बातचीत हो रही थी हिंदुस्तान जिंक की, तभी हिंट दिया था आपने कि शायद वेदांता में भी इस तरह का 3 उधर 6 इधर, कैसे संभालेगा अनिल जी 9 कंपनियों को? देखिए, और ये मार्केट को पता था कि फ्राइडे को ही आना है। पहले हिंदुस्तान जिंक आ गया था, सबको पता था कि वो आएगा, मतलब हम लोग तैयारी करके बैठे थे कि ये वेदांता का भी आएगा। टिपिकल सेल ऑन न्यूज प्ले आउट होगा आज वेदांता में मेरे ख्याल से। वैसे ही ग्लोबल मार्केट इतना खराब है, मुझे लगता नहीं इसमें ये स्टॉक चलना चाहिए। 10 साल पहले उन्होंने सारे बिजनेस मर्ज किए थे, सेसा गोवा, स्टरलाइट, ये वो केन का बिजनेस भी, सारे के सारे बिजनेस मर्ज किए थे, अब डीमर्ज कर रहे हैं, और डीमर्जर करने से डेट इशू नहीं रिजॉल्व होगा। वेदांता का सारा इशू डेट का है।
और वो अब तक उनकी कैश का होती हिंदुस्तान जिंक, जिससे सारा का सारा डिविडेंड लेके वो सारा का सारा कैश लेके काम चला रहे थे। अब तो वो भी पूरा सूख चुका है हिंदुस्तान जिंक भी, तो वहां भी कुछ बचा नहीं है। मेरे ख्याल से आज यहाँ पर एक सेल ऑन न्यूज प्ले आउट होगा। आज वैसे ही थोड़ा सा मामला खराब है, न्यूज टेक्निकली पॉजिटिव है, लेकिन इस ग्रुप के साथ ना हमेशा मतलब अच्छी न्यूज पे भी सेलिंग आती है। मतलब मैंने ये चीज नॉर्मली नोटिस की। सही कह रहा, सारे ब्रोकरेजेस यही कह रहे हैं, कहीं जा नहीं रहा भाव। एग्जैक्टली। ये है कहानी भाई आज का स्टॉक इन फोकस आपकी स्क्रीन पे। हर्षदा, बाकी के सेंस कौन से? रामकृष्ण फोर्जिंग्स पर आप नजर रखेंगे। आज बोर्ड ने 1000 करोड़ की QIP को अप्रूवल दे दिया है, फंड रेज कर रहे हैं, तो वो ध्यान में रखा जाए। MGL CNG के प्राइसेस मुंबई और मुंबई के आसपास वाले इलाकों में कट कर रहा है 3 रुपए प्रति केजी के लिहाज से, और डोमेस्टिक PNG की करीब 2 रुपए प्रति SCM कटौती करती हुई दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ब्लू डार्ट ने कह दिया है कि 1 जन ऑनवर्ड्स वो करीब 9.6% तक का एक एवरेज प्राइस हाइक लेने वाले हैं इस फेस्टिव सीजन में, उसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं रहेगा। आप ध्यान दीजिएगा ओरो फार्मा पर। ओरो फार्मा US FDA की तरफ से इनको फॉर्म 483 इशू हुआ है, एक ऑब्जर्वेशन तेलंगाना की यूनिट 4B के लिए, और कंपनी को इस पर जल्द से जल्द रिस्पांस करके काम भी करना है। ग्रैन्यूल्स के हाथ ANDA अप्रूवल मिला है 2 पर्टिकुलर ड्रग्स के लिए जो हाइपरटेंशन और लो ब्लड प्रेशर के इलाज में काम आती हैं। SRF कैपेक्स कर रहा है दहेज प्लांट में, करीब करीब 147 करोड़ का वो कमीशन हो गया है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स कह रहा है कि वो एक नई इकाई डिफेंस इक्विपमेंट के लिए सेटअप करते हुए दिखाई देंगे और वहां पर 150 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। गोदरेज एग्रोवेट की तरफ से अपडेट आया है कि पाम ऑयल कॉम्प्लेक्स तेलंगाना में दरअसल सेटअप करने वाले हैं, 300 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट रहेगा। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा RVNL पर लोएस्ट बिडर HP स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड प्रोजेक्ट के लिए बने हैं, 1098 करोड़ का ऑर्डर है। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स के हाथ भी करीब करीब 1016 करोड़ के ऑर्डर्स लगे हैं, तो ये कुछ स्टॉक्स जो आप रेडार पर रखेंगे। और हाल भी आप रेडार पर रखिएगा, इंडियन एयरफोर्स करीब 156 और प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स अक्वायर करने वाला है। चलिए, ये रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है SIHL के लिए पॉजिटिव खबर आ सकती है। खैर, ये हो गया आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज, सारी चर्चा पूरी। बस ये बता देता हूं, 2 लिस्टिंग की तैयारी कर लीजिएगा, जिसमें प्रोमिनेंट JSW इंफ्रास्ट्रक्चर आज लिस्ट होने जा रहा है। उसके साथ साथ एक वो जेम्स एंड ज्वेलरी वाली कंपनी थी मनोज वैभव करके, वो भी आज लिस्ट होगी। इस समय मुनाफे की तैयारी को समेटने का हो चुका है और अब ट्रांजिशन कर लिया जाए पहला सौदा में। ये है पहला सौदा, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। तैयारी करेंगे अब पहला सौदा की, और आज काफी खराब क्यूज, एशियन मार्केट्स में काफी खराब मूव। गिफ्ट निफ्टी करीब करीब 130 पॉइंट ऊपर, लेकिन एक अगर अच्छी चीज़ है वो ये कि इतने बड़े गैप डाउन के बाद आप सीधा एक बड़े सपोर्ट जोन में खुलेंगे। देखते हैं उस सपोर्ट जोन को होल्ड करते हैं या नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सीरीज का पहला फुल वीक है। फ्राइडे को हमने सीरीज का फर्स्ट डे देखा था, और नॉर्मली अगर सीरीज का फर्स्ट डे लो या फर्स्ट डे हाई ब्रेक होता है तो वो एक नियर टर्म ट्रेंड डिसाइड करता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो फ्राइडे का लो था 19,492, उसके नीचे अगर आज ट्रेड हुए हम तो एक तरीके से ये ट्रेंड को नेगेटिव में कन्वर्ट करेगा, लेकिन थर्सडे का, नॉट फ्राइडे का, थर्सडे का लो। चलिए वीरू को भी जोड़ लेते हैं। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग। गिफ्ट निफ्टी काफी खराब स्थिति बयां करता हुआ। ये महीना अपने आप में बहुत अच्छा होता है अनुज। फेस्टिवल मंथ अक्टूबर, दिल्ली एनसीआर तो बहुत ठंडा भी है, लेकिन SGX निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव रुझान दिखाता हुआ। आशीष, देख रहा था मैं ट्विटर पे, आज सुबह ऑफिस पहुंच के आप बढ़िया से सुबह सुबह की फोटो की वो ऑफिस से डाली है ना? हाँ, ऑफिस से डाली थी। मतलब जैसे ही वो पर्दे कर्टेन हटे, वो सूरज भगवान दिखाई दे रहे थे। बड़ा ठंडा रहा अनुज, आप यकीन मानिए। ये वीकेंड जो था, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, बहुत ठंडक थी। अक्टूबर की शुरुआत काफी अच्छी हुई है, मौसम काफी अच्छा था। मौसम उधर तो ठीक है। मैं तो अहमदाबाद गया था वीकेंड पे, हाँ, वो रियल एस्टेट अवार्ड्स के लिए,
और बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहा हमारा। और क्या मतलब क्या सिटी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। एक क्लासिकल केस स्टडी है, मेरे ख्याल से क्लीनेस्ट सिटी है और बहुत मतलब शानदार, हमारे अवार्ड से बहुत शानदार हुए और सिटी भी मुझे बहुत शानदार लगी। उस अवार्ड फंक्शन की झलकियां दिखाऊंगा शो में आगे आप लोग को। लेकिन अब जब कंटिन्यूस प्री ओपन में जाने वाले हैं उससे पहले शुरुआत कर देते हैं आज के स्पॉटलाइट्स। ओके, आज स्पॉटलाइट में कौन से स्टॉक रखे हैं आपने? देखिए, आज स्पॉटलाइट में हम थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे। HDFC बैंक और कोटक की बात करेंगे, दो बड़े स्टॉक्स जो बैंक निफ्टी पर काफ़ी इम्पैक्ट डाल रहे हैं और दोनों के दोनों इस समय काफ़ी इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक जोन्स में हैं। ये पहले HDFC बैंक का चार्ट देखिए, ये HDFC बैंक का चार्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। और ये देखिए किस तरीके से ये मंथली चार्ट है, ध्यान रखिएगा मंथली चार्ट में, क्योंकि अब हम बात मंथली चार्ट तक की भी कर रहे हैं। ये जो ब्लैक लाइन है अब इसके नीचे सेटल हो गया ये, और इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट को तंग कर रहा है। और अगर इवन आप वीकली चार्ट देखेंगे तो उसमें भी 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास ये स्टॉक अब इस समय आ चुका है। तो इसके लिए HDFC बैंक का चार्ट जो है थोड़ा सा इस समय मुझे डिसअपॉइंटिंग लग रहा है। और ये एक चार्ट इस समय प्राइस एक्शन काफ़ी ख़राब इसका। हालांकि फ्राइडे को थोड़ी सी रैली आई थी, लेकिन मंथली चार्ट पर 2020 मार्च का ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो कि कोविड के बाद का सपोर्ट था वो तोड़ने की तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। 3 महीने से स्टॉक गिर भी रहा है। चलिए अब दूसरे स्टॉक पर आते हैं और वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर स्टोरी है उसकी, वो है कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट। कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट देखिए, एग्जैक्टली सेम चार्ट है। नॉर्मली दोनों स्टॉक्स सेम मूव करते हैं। अच्छा, कोटक महिंद्रा बैंक में एक बड़ी रैली बन रही थी वो RBI के वो इंटरिम अप्रूवल के बाद, लेकिन वो पूरी की पूरी रैली अब ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है। इसके लिए ये भी जो है एक इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन है। ये भी मंथली चार्ट है, तो यहाँ पर भी अब थोड़े से पॉइंटर्स दिखा देते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी खराब प्राइस एक्शन और अब 1733 पर ध्यान रखिएगा। 1750 का जोन नॉर्मली कोटक नहीं तोड़ता है, लेकिन 2020 का ट्रेंड लाइन सपोर्ट तोड़ रहा है ये। तो ये दो सबसे बड़े FI फेवरेट स्टॉक्स भी हैं। आई मीन ऑब्वियसली ICICI बैंक भी, लेकिन HDFC बैंक और कोटक, और नॉर्मली सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन भी यही दो स्टॉक्स कमांड करते हैं। यहाँ पर काफ़ी वीकनेस, जब तक यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक बैंक निफ्टी में बड़ी रैली की एक्सपेक्टेशन मेरे ख्याल से थोड़ी सी अनरियली होगा या अनरीजनेबल ही होगा। ये है आज के दो बेहतरीन स्पॉटलाइट्स, आपकी स्क्रीन्स पर आ जाएंगे। कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक, प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स आज खास तौर पे रेडार पे। वीरू के पास जाऊं उससे पहले रुपया पहले दिखा देता हूं। 18 पैसे की कमजोरी है। हम 83.04 पे थे, 83.22 के लेवल्स। ये है डॉलर इंडेक्स जो 107 के ऊपर चला गया है, उसका खामियाजा। वीरू, लेकिन प्री ओपन मूड कैसा? जी हाँ आशीष, ये ऑल टाइम जो लो की ट्रजेक्ट्री है 83.47 है, उसके बेहद नज़दीक। मात्र अगर आप देखें तो वहाँ से 20-22 पैसे का अंतर रह गया है 83 तो फॉरेक्स मार्केट में काफ़ी गंभीर ओपनिंग आज। खैर अब शिरकत करते हैं इस प्री ओपन में। आपके स्क्रीन पे आएगा, अभी संभला हुआ नजर आ रहा है। इट्स 19,681, 43 अंक नीचे। लेकिन शुरुआत करेंगे जिससे कि स्पॉटलाइट पर जिन दो स्टॉक्स का जिक्र किया, यकीन मानिए सबसे क्रिटिकल स्टॉक्स हैं बैंक निफ्टी के लिए, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। जनाब पहले दोनों यही लेके आइए, उसके बाद आएंगे वेदांता पे, फिर आएंगे जो सेल्स के नंबर्स आए उनको रीड करेंगे। 1533, 7 रुपए ऊपर ट्रेड करता हुआ, 0.5% का इजाफा यहाँ पे है। वेदांता आपकी स्क्रीन पे 244। इसको रिएक्शंस को देखेंगे, अभी फॉर द टाइमिंग 9% ऊपर। लेकिन बाकी जो एनालिसिस आ रहा था, आई थिंक इस एक्टिविटी का, इस जो हुआ है, मतलब जो निर्णय लिया मैनेजमेंट ने, बहुत पॉजिटिव अगर आप देखें रिएक्शंस नहीं थे। प्राइस वाइज करीब 19 रुपए ऊपर आके ट्रेड करता हुआ वेदांता हो गया, HDFC बैंक हो गया। उसके बाद लेके आइएगा आप हीरो मोटोकॉर्प, मारुति टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड और M&M। जो बिक्री के आंकड़े आए, मारुति के आंकड़े बहुत अच्छे नहीं थे याद रखिएगा मेरे मुताबिक, और आंकड़े टू व्हीलर स्पेस में अच्छे थे। और मारुति आपकी स्क्रीन पर लगभग 1% ऊपर। इट्स एन ऑल टाइम हाई ट्रजेक्टरी फॉर मारुति। टाटा मोटर्स 636 पे करीब 6 रुपए ऊपर, करीब 1% का इजाफा यहाँ पे है। प्लेसमेंट जो टू व्हीलर स्टॉक्स थे, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प, उनकी काफी अच्छी खासी थी। एक बार उनको देखते हैं, स्पेशली हीरो मोटोकॉर्प। TVS मोटर्स 1534 के स्तर पे 11 रुपए ऊपर। TVS मोटर्स के बाद अगर आप एक बार हीरो मोटोकॉर्प को लेके आइए, इसको देखते हैं, ये करीब 3071 पे 0.5% ऊपर खुलने की तैयारी करता हुआ। तो
अभी की रिएक्शंस ठीक ठाक हैं। उसके बाद क्वार्टरली अपडेट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, फेडरल बैंक और इंडसइंड बैंक के 3 नंबर्स लेके आइएगा। जैसे कि उस वक्त भी बातचीत हो रही थी कि क्वार्टरली अपडेट्स अच्छे हैं। 44 रुपए ऊपर अल्ट्राटेक सीमेंट, फेडरल बैंक 147 पे, ये इसकी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी है, मोर और लेस ये उसी के आसपास खुलेगा। और एक इंडसइंड बैंक, इसको देखते हैं। और उसके बाद एक एमजीएल और एक ग्रैनुअल्स, 2 स्टॉक्स और देखेंगे। इंडसइंड बैंक आपकी स्क्रीन पे 1432 पे, लगभग 124% ऊपर। एमजीएल ने कुछ प्राइस कट्स लिए हैं, लेकिन स्टिल 10 रुपए ऊपर आके ट्रेड करता हुआ 1038 पर। ग्रैनुअल्स इस दौर का सबसे स्ट्रॉन्ग फार्मा स्विंग देने वाला काउंटर 357 पे, करीब 0.3% ऊपर, लगभग 3 रुपए के हिसाब के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ। अनुज और बीरू, खैर अभी तक प्री ओपन तो बिहेव कर रहा है अपने आप को, लेकिन देखते हैं एक्चुअल ओपनिंग में क्या ट्रांसलेट होता है। वेदांता अभी के लिए 6% ऊपर प्री ओपन में। एक्चुअल ओपनिंग में देखते हैं कहाँ जाकर ये सेटल होगा, उस पर ध्यान रहेगा हमारा। और एक तो स्टॉक्स है जहाँ पर थोड़े से अच्छे मूव्स हैं इस समय। हालांकि अभी एचडीएफसी बैंक ग्रीन में है, ये थोड़ी सी हेल्प करा, लेकिन एडीआर काफ़ी नीचे था, तो मुझे लगता नहीं ये ग्रीन में सेटल होगा आशीष। तो देखते हैं, थोड़ी सी टफ ओपनिंग की शुरुआत करनी है हमें। टफ ओपनिंग है, रुपया और थोड़ा सा कमजोर हो रहा है 83.24 के जोन्स पे। बाकी कमोडिटीज दिखाइए भाई, कच्चा तेल, सोना, चांदी आज बहुत वोलेटाइल है दिन। कच्चा तेल लीजिए, 2.5% से ज्यादा का दबाव, 200 रुपए कमजोर, 73.44। चांदी 5% कमजोर, तो ये इसमें 3,000-3,500 रुपए का दबाव इस समय चांदी झेलता हुआ। और सोना इस समय तो फ्लैट है, लेकिन सोना भी चैलेंजेस फेस करेगा क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। आज सुबह सीधा सौदा के 20 स्टॉक्स, उनका एक क्विक रैप अप। टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी, ध्यान रखिएगा मूड माहौल थोड़ा बिगड़ा हुआ है। अब हरारा नजर आएगा सिर्फ खबरों के दम पर, आपको वॉच आउट करना है बस, मूड बहुत बिगड़ा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं इंडियन एयरफोर्स प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के एक्विजिशन की तैयारी कर रहा है। अभी हुआ नहीं है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से मंजूरी आई नहीं, ध्यान रखिएगा। लेकिन एचएएल ग्रीन, ओएनजीसी, वो विंडफॉल टैक्स 21% बढ़ा दिया गया, ऊपर से कच्चा तेल उसके बाद करेक्ट हो गया $5-6। अल्ट्राटेक सीमेंट अच्छा Q2 का अपडेट, 16% वॉल्यूम्स में एक बढ़िया जंप। एचपीसीएल, वो कमर्शियल एलपीजी के रेट बढ़ाए, सरकार ने बढ़ाने दिए, प्लस वो विंडफॉल वगैरह जो हो रहा है, मुझे लगता है हो सकता है ओएमसी की तरफ चैनलाइज हो। ग्रीन रखा है, क्रूड भी करेक्ट कर गया है, सब पॉजिटिव है इनके लिए। वैसे एनएमडीसी स्टील का जो प्लांट है उसे मोदी जी आज इनॉग्रेट करने जा रहे हैं, स्टील प्लांट। कल्पतरू पावर को 1000 करोड़ रुपए प्लस के ऑर्डर मिले। फोर्टिस हेल्थकेयर के आर्म ने डीआरएचपी दाखिल किया, सेबी में आईपीओ लाने की तैयारी। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस ने अगले साल जनवरी 1 से 9.6% का तगड़ा प्राइस इंक्रीज अनाउंस करा। पीएनसी इंफ्राटेक, वो जो रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है एनएचएआई का, उसके अंतर्गत इनका रायबरेली प्रोजेक्ट का रेजोल्यूशन होता हुआ पैसा इनके पास आएगा। और टिप्स इंडस्ट्रीज में बॉम्बे हाई कोर्ट का इंजंक्शन इनके फेवर, इसीलिए ग्रीन है, मूड बिगड़ा हुआ है बाजार का, ध्यान रखिएगा। चलिए नजर डालिए और कई सारे स्टॉक जहां पे खबरें हैं। एसएमएल इसूजू ने अच्छे नंबर भी पेश किए हैं और दाम भी बढ़ाए हैं इन्होंने। करूर वैश्य बैंक का बिजनेस अपडेट अच्छा है, क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छी है, डिपॉजिट भी अच्छा है। एमजीएल ने प्राइस हाइक के बावजूद दाम कट के चैलेंज है वॉल्यूम इंक्रीज करने का। एचडीएफसी एक्सेस में ध्यान रखिएगा, एडीआर नीचे था। और हिंदुस्तान जिंक का बिजनेस अपडेट इंडिकेट करता है कि ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो रही है। आरवीएनएल को 1100 करोड़ का ऑर्डर मिल रहा है हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम से, तो उसको ध्यान रखिएगा, लोएस्ट बिडर के तौर पे सामने आया है। एलेम्बिक फार्मा में न्यूज़ अपडेट है क्योंकि इन्होंने 192 करीब एएनडीए हासिल कर लिए हैं। एमसीएक्स ने मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट और उन्होंने सेल कॉल दी है, कहना है कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए इसमें, अंडरवेट की कॉल दी, प्रॉफिट बुक करना चाहिए इसमें। आरके फोर्जी में 1000 करोड़ का क्यूआईपी करने जा रही है। संभला सा ये अभी तक तो प्री ओपन है, 19,622, 15 अंक नीचे। राजेश जी बताइए इन थीम्स में से क्या पिक करेंगे आप, आपके 2 प्रेफर्ड ट्रेड्स? वीरेंद्र जी देखिए, अगर आशीष जी की टीम देखे तो मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर वाइज जो काउंटर बढ़िया है वो है फोर्टिस हेल्थ केयर। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रेंथ वाला स्ट्रक्चर है, होल्डिंग वेल अबाउट 10 DA में। परसों इनफैक्ट थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई लेकिन वॉल्यूम कहीं नहीं थे, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फिर से उछाल मिलेगा। 339 करंट मार्केट प्राइस है, 330 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और सामने
इंट्राडे स्विंग का टारगेट होगा 360 365, तो इट्स अ बाय इन फोर्टिस। नीरज जी की अगर टीम देखे तो देखिए फार्मा सेक्टर में से अलेम्बिक फार्मा, मुझे लगता है इसका स्ट्रक्चर अच्छा है। परसों के दिन एक ब्रेकआउट मिला, आज फॉलो थ्रू मिलेगा। 784 का क्लोज है, 775 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और इसका इंट्राडे स्विंग का टारगेट यानी आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस कहाँ पे है, मेरे हिसाब से 805 810 ये इसका टारगेट होना चाहिए। तो इट्स अ बाय इन अलेम्बिक फार्मा एंड इट्स अ बाय इन फोर्टिस हेल्थ केयर। रखिए इन स्टॉक्स रडार पे क्विकली आज के टॉप 10। सबसे पहले वेदांता अपने धंधे को 6 फर्म्स में 6 धंधों में डिमर्ज करने की तैयारी। ऑटो सेल्स के नंबर्स सब डिटेल में हर्षदा से समझा दिए हैं। बजाज ऑटो रह गया था, वो भी टिकर टीम आपकी स्क्रीन पे फ्लैश करती हुई इन सब नंबर्स पे रिएक्शन होना है आज। इसके अलावा ओएनजीसी ऑयल इंडिया, वो विंडफॉल टैक्स में 21% का इजाफा प्लस इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड $6 करेक्ट कर गया। एमजीएल, इसने सीएनजी और डोमेस्टिक पीएनजी के दाम दरअसल घटा दिए मुंबई और आसपास के रीजन्स के लिए। इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, फेडरल बैंक, सबके Q2 अपडेट्स अच्छे आते हुए। रखिएगा एचएएल को रडार पे। रिपोर्ट सजेस्ट करती है इंडियन एयरफोर्स 156 और प्रचंड हेलीकॉप्टर्स एक्वायर करने की तैयारी कर रही है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा। कल्पतरू पावर, आरवीएनएल इसलिए रडार पे, दोनों को ऑर्डर्स मिले 1000-1100 करोड़ रुपए के बीच के, दोनों ने ऑर्डर्स बैक करे, या आरवीएनएल के केस में वो L1 निकल के आया है। इनके अलावा रखिएगा एनएमडीसी स्टील को और एनटीपीसी को रडार पे। एक का प्लांट, एक का प्रोजेक्ट मोदी जी आज छत्तीसगढ़ और तेलंगाना दौरे पे इनॉग्रेट करेंगे। इनके अलावा रडार पे रखिएगा सितंबर मंथ के जो अपडेट्स आए, कोल इंडिया, मॉइल, अदानी पोर्ट्स, अपडेट्स डिसेंट है, तीनों के अपडेट्स अच्छे हैं, ये महीने के अपडेट्स हैं। और फाइनली कुछ और खबरें थी। ब्लू डार्ट प्राइस इंक्रीज ले रहा है 1 जनवरी ऑनवर्ड्स 9.6%। फोर्टिस हेल्थ केयर खबरों में, आम का डीआरएचपी फाइल हुआ है और भारतीय एयरटेल 5G रोल आउट देश भर में पूरा कर लिया है। अपडेट्स आते हुए शुक्रिया आशीष इस पूरी चर्चा के लिए और सारे के सारे स्टॉक्स एक बार फिर से समझाने के लिए जो खबरों में आज बहुत बहुत शुक्रिया अनुज। आज समय का थोड़ा अभाव है लेकिन फिर भी इंडिसेस पे बात कुछ देर पहले हुई थी। अप्रोच क्या रहेगी, क्योंकि हम एक बार फिर से निफ्टी 50 डे पे, निफ्टी बैंक 100 डे पे और सीरीज के और वीकली कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे खुलेगा, तो यहाँ पे रिवॉर्ड क्या होगा शॉर्ट पे? मॉर्निंग वीरू, बिल्कुल देखिए एक्चुअली प्री ओपन तो काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू जो आपको गिफ्ट निफ्टी बता रहा था, लेकिन पहले 5 मिनट का ट्रेड वेट कर लेते हैं, उसके बाद ही एक व्यू लेंगे। लेकिन नॉर्मली गिफ्ट निफ्टी का जो रेट होता है उसके आसपास जाके अलाइन होता है पहले 5-6 मिनट के बाद, तो मुझे लग रहा है कि होना चाहिए। बाकी फर्स्ट सपोर्ट तो आपका 19,551 पर है फ्राइडे का लो, और बड़ा सपोर्ट 19,492 पर। तो अगर तो आप स्टेबिलिटी दिखाएं 19,550 के ऊपर, तो 19,492 के एक स्टॉप लॉस के साथ एक बाय बनता है। अगर 19,550 के ऊपर स्टेबिलिटी दिखाए मार्केट तो, और वो भी मैं तब कह रहा हूँ जब एक बार पहले ये गिफ्ट निफ्टी के साथ अलाइन हो जाए उसके बाद रिकवरी आए। ये नहीं कि सीधा आप खुले वहां पर और आप बाय कर लें, ये नहीं करना है। ऐसा ना हो कि आप बस फर्स्ट टिक पे बाय कर लें, ये नहीं कह रहा हूं मैं। तो वेट करना है आपको, देखना है कि एग्जैक्टली उस लेवल को टेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वहां सपोर्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये 2-3 चीजें चेक करनी है आपको। 19,492 के नीचे अगर हम फिसलने लगे तो एक पोजिशनल शॉर्ट भी ओपन होगा मेरे ख्याल से, और डे ट्रेडर्स के लिए फर्स्ट आवर हाई स्टॉप लॉस रहेगा शॉर्ट ट्रेड्स के लिए। बैंक निफ्टी पर वीरू आज मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, एक बार एचडीएफसी बैंक और कोटक का बिहेवियर देखते हैं, खासतौर से एचडीएफसी बैंक का जो 200 वीक मूविंग एवरेज की तरफ भी फिसलने की एक आपको हिंट दे रहा है, तो उस पर ध्यान रखेंगे। 1450 पर है वो 200 वीक मूविंग एवरेज, और बैंक निफ्टी में फर्स्ट सपोर्ट आएगा आपका 44,344 पर फ्राइडे का लो, और बड़ा सपोर्ट है आपका 43,830 पर। लेकिन बैंक निफ्टी में ट्रेड मेरे ख्याल से एक बार मार्केट ओपन हो जाए उसके बाद ही दीजिए, मतलब उसके बाद ही डिसाइड करिए, पहले से कुछ सोचकर मत ट्रेड में जंप करिए। जी, और याद रखिएगा 44,500 पे सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग पुट्स का ओवाई था, तो बैंक निफ्टी इतना खराब नहीं खुल रहा है और एक सपोर्ट के एज पर द ऑप्शन स्टैट्स के ऊपर खुलता हुआ, तो थोड़ा संभल के रुक के कोई ट्रेड लेंगे। एक दो स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं इस आई थिंक इस प्री ओपन में, उसमें M&M करीब 3% ऊपर, 42 रुपये का इजाफा यहाँ पे। और याद रखिएगा M&M बहुत एक क्रिटिकल जंक्चर पे एवरेज पे जाके क्लोज हुआ था, उसको वॉलेट नहीं किया था अभी तक इसने, वो अच्छा करता हुआ, मारुति अच्छा खुलने की तैयारी करता हुआ, और L&T एक बार फिर से अपने करियर के सबसे हाईएस्ट लेवल पे खुलेगा, और टाटा मोटर्स ये भी इनफैक्ट फ्लैट बट स्लाइटली विद पॉजिटिव बायस खुलने की तैयारी करता हुआ। 15 अंक नीचे निफ्टी करीब 19,622, बहुत एक सधी हुई ओपनिंग की तैयारी, मतलब गिफ्ट निफ्टी जो कह रहा था उसके मुताबिक तो नहीं है। आइए देखते हैं इस ओपनिंग को बड़ी वॉल पे अनुज के साथ। अक्टूबर का पहला दिन, अनुज ओवर टू यू,
एंड बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल वीरू, चलिए फिर मार्केट ओपनिंग की तरफ चलते हैं। और जैसा आपने कहा कि गिफ्ट निफ्टी इतना खराब नहीं है जितना, सॉरी प्री ओपन इतना खराब नहीं है जितना गिफ्ट निफ्टी खराब था, लेकिन एक्चुअल ओपनिंग में क्या ट्रांसलेट होता है वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर आएंगे। और आज खास तौर से नज़र रहेगी वेदांता पर ब्रॉडर मार्केट में, और लार्ज कैप्स में HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक पर, इन सब पर नजर रहेगी। मंथली सेल्स पर नजर रहेगी, क्वार्टरली अपडेट्स जो है उन सब पर नजर रहेगी। निफ्टी करीब करीब 26 पॉइंट नीचे खुला, लेकिन अब 45 पॉइंट नीचे, 57 पॉइंट नीचे, अब धीरे धीरे जा रहा है 70 पॉइंट नीचे। ये गिफ्ट निफ्टी के साथ अलाइन कर रहा है अपने आप को 80 पॉइंट नीचे। वो प्री ओपन थोड़ा फर्जी लग रहा था 19,554 पर, अब करीब करीब 88 पॉइंट नीचे अब आ गए। अब हम अलाइन हो गए हैं गिफ्ट निफ्टी के साथ, करीब करीब 92 पॉइंट नीचे, अब 19,544। वही लेवल जो हम डिस्कस कर रहे थे कि 19,550 के आसपास खुलेंगे, और 19,492 का एक बहुत बड़ा क्रूशियल सपोर्ट है, उसके आसपास है हम। बैंक निफ्टी भी करीब करीब 180 पॉइंट नीचे इस समय, आधा % का डिक्लाइन यहां पर। निफ्टी IT भी करीब करीब आधा % नीचे, 122 पॉइंट, मतलब मिड कैप इंडेक्स थोड़ा बेटर है रिलेटिवली, 0.3% नीचे है, और स्मॉल कैप इंडेक्स एक्चुअली ग्रीन में शुरुआत दे रहा है। और आप एडवांस डिक्लाइन देखिए तो 1400 एडवांसिंग स्टॉक्स हैं, 708 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स हैं, लेकिन अभी करीब करीब 100 पॉइंट निफ्टी नीचे और 180 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे। ये अभी की कहानी। एक बार मैं जरा वेदांता देख लेता हूं, उसके बाद सेक्टोरल इंडिसेस पर आऊंगा। एक बार पहले वेदांता दिखा दीजिए, उसके बाद बाकी के सब पे आएंगे। 4% ऊपर वेदांता खुलता हो। चलिए अब बाकी के सेक्टोरल इंडिसेस एक एक करके देखते हैं कहां पर किस तरीके के मूव्स आ रहे हैं। सबसे पहले ओके, फाइनेंशियल सर्विसेज आज एक्सपायरी है इसकी, आधा % नीचे यहाँ पर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। ऑटो इंडेक्स यहाँ पर लगातार सेल्स आ रही है 0.2% नीचे। उसके अलावा मेटल्स 0.3% नीचे, FMCG आधा % नीचे, और फार्मास्यूटिकल्स करीब करीब 0.6%। उसके अलावा लेकर आइए आप कैपिटल गुड्स, फ्लैट है कैपिटल गुड्स, और ऑयल एंड गैस और देख लेते हैं। ऑयल एंड गैस करीब करीब आधा % नीचे। तो ये इस समय की शुरुआत। चलिए मैं काम करता हूं, मैं निफ्टी के स्टॉक्स एक एक करके फायर करता हूं आपको, क्योंकि एक फीडबैक मिला है कि वो पूरे हीट मैप में सारे स्टॉक्स आपको दिखते नहीं है, तो एक एक करके फायर करेंगे। शुरू करिए आप ONGC, आयशर मोटर्स, हिंडाल्को, ये कुछ निफ्टी के लूजर्स हैं 3-4, इनको देख लेते हैं। उसके बाद ये निफ्टी आपकी स्क्रीन पर, और कुछ स्टॉक्स आएंगे ONGC, आयशर मोटर्स, हिंडाल्को, LTI माइंट्री, SBI लाइफ, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय आपको नीचे काम करते हुए दिखाई देंगे। और उसके अलावा आप लेकर आइए रिलायंस इस समय नीचे है, डिवीज लैब्स इस समय नीचे है। ये कुछ स्टॉक्स जो इस समय आपको नीचे काम करते हुए दिखाई देंगे। रिलायंस इनफैक्ट काफ़ी नेगेटिव, डिवीज लैब्स में भी इनफैक्ट 1% का डिक्लाइन इस समय आपको दिखाई देगा। भारती एयरटेल हल्का सा नीचे ट्रेड कर रहा है। आयशर मोटर्स, लेकिन आयशर मोटर्स वापस लेकर आइए, अब करीब करीब 3% नीचे आयशर मोटर्स, और ONGC भी करीब करीब 2.5% नीचे इस समय। ये दो ट्रेड्स। महिंद्रा एंड महिंद्रा दूसरी साइड पर करीब करीब 1-1.5% ऊपर, महिंद्रा एंड महिंद्रा। उसके अलावा अदानी पोर्ट्स और एशियन पेंट्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर थोड़ी सी रैली है। इसके अलावा अब एक काम करते हैं, एक ऑटो सेल्स का इम्पैक्ट और एक जो क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं वो और देख लेते हैं यहाँ पर, और उसके बाद फिर ब्यूरो के पास जाएंगे और जानेंगे कि F&O में क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है। ये ऑटो सेल्स का इम्पैक्ट, मारुति 1% नीचे, M&M 1% ऊपर, अशोक लीलैंड और एस्कॉर्ट्स आपकी स्क्रीन पर। एस्कॉर्ट्स कुबोटा के नंबर्स अभी अभी आए हैं एक्चुअली, TVS मोटर, आयशर मोटर्स, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प। उसके बाद क्वार्टरली अपडेट्स जहाँ जहाँ आए हैं वहाँ पर एक बार मूव देख लेते हैं कि क्या आ रहे हैं। उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक, करूर वैश्य बैंक और अदानी पोर्ट्स। लेकिन वीरू अब हम करीब करीब 100 पॉइंट नीचे, निफ्टी में 19,538, बैंक निफ्टी में भी 220 पॉइंट नीचे, 44,368 पर। बताइए ब्रॉडर मार्केट में क्या इंटरेस्टिंग है? बिल्कुल, कुछ स्टॉक फ्यूचर्स में डेरिवेटिव्स तक अगर अपने आप को सीमित रखूं तो ONGC करीब 2.5% नीचे, और आयशर मोटर्स अभी कुछ देर पहले अपने नंबर्स देखे होंगे, ये बैकफुट पे। मेटल्स में हिंडाल्को करीब करीब 2% नीचे है, और वेदांता को थोड़ा सा सेटल होने दीजिएगा। अभी भी एक चंक बहुत छोटी सी ब्लॉक डील का यहाँ पे हुआ था 0.09%, इट्स टू स्मॉल, बट एक हाउस भी कुछ देर पहले आपने सुना होगा कि मैक्सिमम को टारगेट देखें 225 का, तो वहीं 233 पे खुला, वहां से सिंक होता हुआ 225.60 पे। व्यू लेंगे इस पे कुछ देर में। बाकी मेटल्स में कमजोरी प्राइमा फेसिया है, याद रखिएगा। जो एशियन मार्केट्स में हमने आपको निक्केई का अपडेट दिया था, हैंगसेंग का अपडेट दिया था, शंघाई का अपडेट दिया था, मेटल्स आज कोलैप्स होने की परिस्थिति में थे, और स्क्रीन पे वही हो रहा है। JSW स्टील, हिंडाल्को सारे के सारे बैकफुट पैकेट ट्रेड करते हुए। कैपिटल गुड्स में कमिंस इंडिया बैकफुट पैकेट ट्रेड करता हुआ डिसाइसिवली 1% का नुकसान यहां पे है। और कुछ एग्रेसिव स्टॉक्स बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पे। अनुज ने आज कोटक महिंद्रा बैंक का उल्लेख किया था कि यहाँ पे वीकनेस परसिस्ट कर रही है। लुक एट HDFC बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक।
HDFC बैंक अनुज 1514 पे ये इस दौर का इसका नया लो है और मैं सिर्फ अगर टेक्निकली बात करूं तो अगर मैं इस प्राइस को मतलब 18th of September लास्ट मंथ से लेके अब तक रीड करूं तो इट्स ए टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग ब्रेकडाउन स्क्रीन पे। अनुज मेरे ख्याल से आज की स्थिति में सबसे क्रिटिकल फैक्टर HDFC बैंक, इसी से शुरुआत करें अनुज? बिल्कुल वीरू, HDFC बैंक से ही शुरुआत करेंगे और क्लियरली यहाँ पर थोड़ा प्रेशर 275 पॉइंट नीचे, लेकिन मैं फिर कहूँगा एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अभी भी अपने सपोर्ट जोन में ही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो हमने फर्स्ट सपोर्ट जोन आइडेंटिफाई किए थे 44,344 का बैंक निफ्टी में उसके आसपास, और निफ्टी में भी करीब करीब 19,550 के आसपास 19,492 टू 19,550 ये जोन था। अब देखते हैं यहाँ से वीकनेस बढ़ती है या नहीं, उसके बाद ही एक शायद एक व्यू ले पाए इस पर। वेदांता ठीक है, मतलब मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है कि एक बड़े गैप अप के बाद थोड़ा नीचे आया। अब लोअर लेवल पे देखते हैं लोअर लेवल पर यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन गैप अप में तो सेलिंग हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। जो जहाँ खुला था 230 पर और 232 तक गया था, अब 226 पर आया, तो ये वेदांता। लेकिन हाँ, ध्यान रखना है हमको HDFC बैंक पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए अब एक काम करते हैं, जरा अपने पैनल को जोड़ते हैं और ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। काबा सर गुड मॉर्निंग। काबा सर बताइए आपका क्विक सिंगल। क्विक सिंगल्स है मैरिको में तेजी है, ट्रेड कर रहा है 585, 600 की तरफ जा रहा है, स्टॉप होगा 580 मैरिको। यस ओके, मैरिको है काबा सर की ट्रेड इस समय की। शिवांगी गुड मॉर्निंग। शिवांगी आपकी ट्रेड? जी बिल्कुल, मैरिको पे मेरी भी ध्यान थी, पर यहाँ पे मुझे अशोक लेलैंड जो है वो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। इनफैक्ट इसके रोल ओवर भी काफ़ी अच्छे आए थे। ये हमने देखा है कि वीकली फ्रेम में एक नेगेशन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी बैठते हुए बन रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। 185 तक के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं इमीजिएटली, एंड 176 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके यहाँ पे एक कॉल हो गई आपकी अशोक लेन पे और एक हो गई मैरिको पर। मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए वीरेंद्र जी, गैस स्टॉक्स काफी बेहतर लग रहे हैं और गेल गैस अथॉरिटी में खरीदारी करने की राय रहेगी। लास्ट सेशन में ही स्टॉक ने रिवर्सल के साइन दिखाए थे, आज भी स्टॉक काफी बेहतरीन लग रहा है। आई थिंक 123 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं और ऊपर की तरफ 127 रुपए 50 पैसे के टारगेट सेट कर सकते हैं गेल में। ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं, 125 वाला कॉल ऑप्शन ले लीजिए, वो बेहतर रहेगा। आई थिंक 4 रुपए 40 पैसे पर ट्रेड हो रहा है, वहां पर 3.5 रुपए की स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए। ऊपर की तरफ 6.5 7 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं गेल के 125 के कॉल ऑप्शन में। गेल का 125 रुपए का कॉल ऑप्शन भी आप ले सकते हैं। मनस की कॉल हो गई। राजेश सतपुते जी, अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे उल्लेख कर दूं, बावजूद इसके कि HDFC बैंक बहुत खराब है आज, ये रिलायंस 200 EMA के नीचे खुला है, बाजार सीरियस एफर्ट कर रहा है 19,500 को सिक्योर करने की। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे तो एक बेस काम करता हुआ एज ऑफ नाउ, और HUL जो ये सेकंड स्टॉक है ना, इसकी गैप डाउन के बाद अच्छी रिकवरी है एज ऑफ नाउ। राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी देखिए, नजर मेरे सीमेंट स्टॉक्स पे है, और सीमेंट स्टॉक्स में अगर मुझे एक चुनना है देन डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन रैमको सीमेंट। रैमको का स्ट्रक्चर अच्छा है, पिछले 4 दिनों में करेक्ट हुआ है एट 910 915, ये इसका सपोर्ट जोन है, तो बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 908। सामने जो टारगेट रखेंगे वो रहेगा 945 का। ओके रैमको, चलिए एक बार जरा वापस स्टॉक लेकर आइए आप। आयशर मोटर्स का 4.5% नीचे इस समय, बड़ा डिक्लाइन इस समय, 4.5% नीचे आयशर मोटर्स। दूसरी तरफ मैरिको अभी भी करीब 4.5% ऊपर। HPCL में एक अच्छा मूव इस समय। HPCL देखिए, ब्रेंट क्रूड कोलैप्स हो रहा है, उसका एक इम्पैक्ट क्लियरली इस समय HPCL, एशियन पेंट्स, इन सब में आपको दिखाई देगा। ब्रेंट अब 90 के नीचे, कहाँ हम 100 के करीब जाने की तैयारी कर रहे थे, तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिविटी यहाँ पर। कविता जी आपकी ट्रेड क्या होगी? ओके, राजेश पालवे जी आपकी ट्रेड क्या होगी इस समय के लिए? तो अनुज जी, MGL पे फोकस है। स्टॉक में देखें तो प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा, और जिस तरीके से ओपनिंग के बाद से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना MGL में, यहाँ पे हमें लगता है मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 1105 1110 तक के अपसाइड के टारगेट फ्यूचर्स में आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 1068 के आसपास।
वैसे वीरू एक चीज है, थोड़ा सा आज मार्केट एक थीम तो पकड़ रहा है कि थोड़ा सा क्रूड के इस इम्पैक्ट का डिक्लाइन का एक थोड़ा सा देखिए एचपी, बीपी, एशियन पेंट्स, ये सब स्टॉक्स में थोड़ा सा एक मोमेंटम इस समय आ रहा है वीरू। बिल्कुल, और कुछ क्वार्टरली अपडेट्स जो कि अच्छा कर गया अनुज। एक तो क्रूड की थीम काम कर रही है, उसका रिट्रेसमेंट जरा एक बार अल्ट्राटेक सीमेंट लेके आइएगा। इट्स 8329। अब मैं यहाँ पे एग्जैक्टली इसी वक्त क्यों इसका उल्लेख कर रहा हूँ, आपने बड़ी वॉल पे देखा होगा, अनुज ने जिक्र किया था अल्ट्राटेक सीमेंट का, सीमेंट स्टॉक्स का, क्वार्टरली अपडेट्स का। अल्ट्राटेक सीमेंट अब जिसका शुक्रवार को लो था 100 डेमा, स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया, अब 20 डेमा को स्ट्राइक करने की कोशिश करता हुआ। शिवांगी एक बार जरा देखेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट को। इट्स 8335 प्रिसाइसली ये लेवल है इसका 20 डेमा। आपकी अप्रोच? जी बिल्कुल, इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि अच्छा बेस बना है यहाँ पे। स्टॉक अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जस्ट होल्ड कर रहा है अभी। तो यहाँ पे अगर ये लेवल्स होल्ड कर जाते हैं तो हमें यहाँ पे एक अच्छे अपमूव मिलते हुए दिखेंगे। सीमेंट स्पेस में हमने देखा है कि थोड़े बहुत बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहे हैं। इसका इमीडिएट जो अपसाइड है वो हल्का सा कैप लग रहा है, पर 85-50 के तक टारगेट्स के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 8210 का एक सपोर्ट जो है वो ध्यान रखने लायक है। सीमेंट डी हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। उसके बाद चलते हैं कविता जी के पास। कविता जी को कोई दुविधा ना रहे इसलिए थोड़ा ज्यादा समय दिया हमने उनको। कविता जी आपका ट्रेड क्या है? ज्यादा समय दिया बट मेरा ट्रेड ऊपर आ गया। एशियन पेंट्स पर ही मेरा ट्रेड है, 3235 के लेवल पर है। एक अच्छे मूव बन रहे हैं, लाइक अभी आप क्रूड एज अ थीम पूरा अच्छा मूव करता हुआ दिख रहा है। सो 13246 के लेवल्स के ऊपर निकलता है, मुझे लगता है 3280 3300 के लेवल्स की तरफ एशियन पेंट्स बढ़ता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3170 का। डिक्लाइन अप टू 3215 भी इसे बाय किया जा सकता है। सो एशियन पेंट्स ओके, एशियन पेंट्स अच्छा करता है 3218 पे। और याद रखिएगा एशियन पेंट्स का आज ये जो पुल बैक आया है, आज की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी थी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि पिछले 3 दिन से यहीं पर एक बेस बना के बैठा है। बॉडी ने यानी ओपनिंग जो थी या फिर क्लोजिंग जो थी वो उस लेवल के नीचे अब तक नहीं आई। खैर धीरे धीरे हम हल्का सा सिंक होते हुए आज, लेकिन एफएमसीजी काउंटर्स में जैसे कि पहली कॉल आई थी मैरिको प्रकाश सर की, वो ठीक ठाक करती हुई, और एचयूएल में डीलो से रिकवरी है। बट मैं यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मतलब उत्साहित होकर कोई कॉल नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक चार्ट का अपडेट लेता हूँ। लुक एट टाटा कंज्यूमर 876। आपकी राय यहाँ पर मानस? 876 आज एफएमसीजी में थोड़ी सी बाइंग नजर आ रही है। देखिए एफएमसीजी में थोड़ी बाइंग है, लेकिन टाटा कंज्यूमर लोअर लेवल पे आज बाउंस बैक स्टॉक ने दिया है, लेकिन एक हर्डल है। जब तक 885 के लेवल्स ब्रीच नहीं होंगे तब तक आई थिंक एग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करनी। हालांकि 20 डे मूविंग एवरेज रीगेन कर लिया स्टॉक ने, लेकिन कंफर्मेशन के लिए आई थिंक वेट करना बेहतर रहेगा। 885 के ऊपर ही खरीदारी करनी चाहिए। बस मैं चेक ले रहा था, एक बहुत कंस्ट्रक्टिव मेरे को भी नहीं लग रहा है। और मेरे स्क्रीन पे कुछ एफएमसीजी काउंटर्स के टिक बाय टिक चार्ट्स में जो अपटिक आ रहे हैं, या फिर इसे स्ट्रेंथ नहीं कहूंगा, एक पुल बैक कहूंगा। लुक एट डाबर, आज जहां पे खुला जो लो लगाया 545, वहां से एक पुल बैक देखिए 553 की रेंज में आके ट्रेड करता हुआ। और आज एसआरएफ का जिक्र था स्टॉक्स एंड न्यूज में, जिसमें उन्होंने थोड़ा सा कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है। एसआरएफ 2264 पे, ये भी हल्के से पुल बैक की तैयारी कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे कोई फर्दर टाइमिंग बहुत बड़ा कॉल नहीं लूंगा। लुक एट आईटी 58 अंक नीचे निफ्टी आईटी 31723। निफ्टी आईटी का आज का लो रहा एक बार फिर से सिमिलर रहा। शुक्रवार का जो लो था वो था उसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मेरे स्क्रीन पे एक चार्ट बार बार अपीयर हो रहा है, एंड दैट्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज। डायरेक्टर साहब लेके आइएगा, एक बार इस चार्ट को देखेंगे प्रकाश सर। एचसीएल टेक्नोलॉजीज आज अच्छी रिकवरी दिखा रहा है लो से, कोई व्यू आपका यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल देखना चाहिए। एचसीएल टेक्नोलॉजी आईटी पैक का अच्छा स्टॉक है, और लगता है कि यहाँ से एक लोअर लेवल से एक बाउंस मिल सकता है। एग्रेसिव कॉल है, ट्रेड करा है 1240। आज का लो का स्टॉप लगाना चाहिए 1225 के आसपास पास। अगर अपमूव मिले तो 1260 टू 1275 ये एक जोन है, उस जोन में जा सकता है। तो एक ट्रेड बनता है, एग्रेसिव ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड लेना भी चाहिए। एचसीएल टेक का ट्रेड बनता है यहाँ पर। आज हिंदुस्तान यूनिलीवर मुझे लग रहा है कि कुछ इंटरेस्टिंग करने के मूड में है, क्योंकि देखिए एक तो थोड़ा सा डिफेंसिव फ्लेवर, फ्राइडे को थोड़ी फार्मा में बाइंग हुई थी, थोड़ी बीच बीच में आईटी में बाइंग होती रहती है, और लीवर में
नॉर्मली क्रूड का काफ़ी इम्पैक्ट आता है, लीवर के भी काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो क्रूड से रिलेटेड हैं, तो यहाँ पर एक इस समय बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है। मानस, कोई व्यू यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर पर? अनुज जी देखिए, मेरे ख्याल से अभी 2 या 3 दिन पहले भी स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया था, लेकिन नेक्स्ट डे ही हमें सेलिंग प्रेशर दिख लिया। तो आई थिंक अब आपको इंतजार करना पड़ेगा, जब 20 डे मूविंग एवरेज रिगेन हो जाएंगे, 25-20 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करने लगेगा, तभी खरीदारी करनी चाहिए। हालांकि आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रह सकते हैं 2450 के स्टॉप लॉस के साथ। अच्छा, HUL में रिकवरी है, फर्स्ट टिक से अगर आप देखें जिस जोन में खुला वहां से रिकवरी है। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे HDFC बैंक पे फिर आना चाहूँगा एट डे लो, और मैं इस वक्त HDFC बैंक का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि याद रखिएगा जो अक्टूबर कमेंस हुआ है, शुरुआत जिसकी हुई है, इसमें तमाम 1600 से लेकर 1540 तक कॉल राइटर्स थे। लास्ट होप है 1500 स्पॉट के मुताबिक, क्योंकि करीब 5319 कॉन्ट्रैक्ट लेके, मैं डेटा पे बात करता हूँ हमेशा। आउटस्टैंडिंग OI यहाँ पर इस पुट ऑप्शन का है करीब 5319, द हाईएस्ट OI इट एनी स्ट्राइक वो यही है। तो उस जोन के पास आते हुए मतलब वो एक मेक और ब्रेक लेवल रहेगा इस स्टॉक के लिए। HDFC बैंक एट डे लो। एक बार रिलायंस का चेक लेते हैं, रिलायंस क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पे आएगा। रिलायंस भी है आज जिसने ओपनिंग दी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे। एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आपका व्यू क्या होगा राजेश सतपुते जी, 200 डे मार्क के नीचे खुलता हुआ? वीरेन जी, मुझे लगता है कि ये इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी 200 DMA भी है, एट द सेम टाइम रिसेंट लो भी है, 2300 पे पुट राइटर भी खड़े हैं। तो जो नया फ्रेश सेल जनरेट होगा वो मेरे हिसाब से 2300 के नीचे होगा। इन दैट केस फिर नए टारगेट्स अनफोल्ड हो गए, प्रोबेबली आप कह सकते हैं 2250 2260 तक का फॉल। तो 2300 का लेवल अगर टूटता है तो जो कि ऑलरेडी 30 पॉइंट नीचे है, तो मुझे लगता है इस लेवल पे एग्रेसिव शॉट नहीं करना चाहिए। अगर 2300 का लेवल टूटेगा देन यू कैन गो शॉर्ट इन दिस। ओके, अच्छा अनुज, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग थोड़ा सा स्टॉक फ्यूचर्स पे ट्रेड देने में कंफर्टेबल नहीं हूँ इस वक्त। एक बार जरा बात करते हैं प्रोस्पेक्टिव फॉर रेस्ट ऑफ अक्टूबर। मतलब आप देखिए जो हमारे दो सबसे इंपॉर्टेंट दिग्गज स्टॉक फ्यूचर्स है HDFC बैंक और रिलायंस, सिवियर प्रेशर में है। ऐसे में और जो अक्टूबर का पहला दिन रहा वो उतना मीनिंगफुल नहीं रहा जैसा कि सितंबर की सीरीज का पहला दिन था। ग्लोबल मार्केट्स का स्ट्रक्चर खराब, बॉन्ड यील्ड को देख लीजिए, क्रूड को देख लीजिए, और एक और चीज आशीष, ये अनुज, 65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स FIs नेट शॉर्ट इंडेक्स पे। ये लेवल अगर गया तो कितना डिसाइसिव ब्रेकडाउन होगा, ये जो कि हमने कभी नहीं देखा पिछले 5 महीनों में। बिल्कुल वीरू, और मेरे ख्याल से जिस तरीके का एक्शन HDFC बैंक और अब रिलायंस भी दिखा रहे हैं, मार्केट में थोड़ी तो दिक्कत है। देखिए, जब तक एक चीज मैं कहूंगा, लेकिन मिड कैप उतना खराब नहीं है अभी भी। आप देखें नॉर्मली मार्केट कोलैप्स अगर हो तो वो ऐसे नहीं होगा कि मिड कैप्स चलते रहे और निफ्टी कोलैप्स हो जाए, ये होना मुश्किल है। तो अभी भी मैं कहूंगा कि एकदम नेगेटिव व्यू लेके नहीं चलना है। अभी भी मैं ये कहूंगा कि एक बार के लिए आप भले ही मार्केट 2-3 बार टेस्ट कर ले उस लेवल को, लेकिन एक बार जब तक 19,492 19,500 इंटैक्ट है, बैंक निफ्टी में जब तक 43,800 43,900 इंटैक्ट है, तब तक मैं, और जब तक मार्केट ब्रेड ठीक ठाक है, अगर मार्केट ब्रेड कोलैप्स होने लगेगी तब मैं थोड़ा सा नेगेटिव होऊंगा। लेकिन एक चीज तो है, मार्केट निफ्टी पर चलने के लिए इस समय कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं मिल रहे हैं। मतलब आप देख लीजिए IT बीच बीच में चल जाता है, कभी कभी FMCG चल जाता है, लेकिन जो 4-5 बड़े स्टॉक्स हैं उनमें आप HDFC बैंक देख लीजिए, रिलायंस देख लीजिए, इन्फोसिस देख लीजिए, ICICI बैंक देख लीजिए, जो 4-5 बड़े स्टॉक्स हैं ना, ये इनमें से एक भी चलने को तैयार नहीं है। मार्केट को चाहिए कि इनमें से एटलीस्ट 2-3 तो चलें कम से कम। ये जब तक नहीं चलेंगे तब तक लार्ज कैप में निफ्टी में कोई बड़ा मूव आना मुश्किल है। लेकिन अभी भी मैं यही कहूंगा कि अभी भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ है मार्केट का, ये ध्यान रखिएगा। अभी भी अगर आप फ्राइडे का मूड देखें, फ्राइडे का मूव देखें, तो हमने फ्राइडे की जितनी रैली की थी उतना ही आज लॉस किया है, कोई बहुत ज्यादा नहीं किया हमने। तो उस हिसाब से ठीक है, अभी भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, अगर ब्रेकडाउन हो गया तो वो बहुत नेगेटिव होगा। इस बार ब्रेकडाउन हुआ तो मुझे लग रहा है कि फिर हम 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाएंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। लेकिन अभी मुझे लग रहा है उसमें थोड़ा टाइम है, 1-2 दिन का और एविडेंस चाहिएगा हमको इसके लिए। जी हाँ, और इस बीच जरा आप एक बार देखिए 2-3 स्टॉक फ्यूचर्स। आज मुझे मारुति पे वैसे ही बहुत विश्वास नहीं हो रहा था। मारुति जिस ट्रेजेक्टरी में खुल रहा था, आई वॉज बिट सरप्राइज, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा था अचंबा। और आप देखिए अभी तक ये जो कैंडल क्रिएट हुई है ना, इसने एक टिपिकल कैंडल रिवर्सल के संकेत दिए हैं। मान लीजिए अगर ये मारुति यही क्लोज हो जाए तो इट विल बी ए टिपिकल कैंडल रिवर्सल। शिवांगी, आपका लास्ट टाइम टारगेट था 11,000
100 वो शुभ टारगेट जो आपने दिया था, बट आज ये रिवर्सल में 20 डे में हिट करता हुआ। अभी आपका व्यू यहां पर क्या होगा? जी बिल्कुल मारुति, अगर हम वीकली स्ट्रक्चर देखें तो अभी भी इंटैक्ट लग रहा है, काफ़ी यहाँ पे एक पॉजिटिव है। ऑफ कोर्स प्रॉफिट बुकिंग डिक्लाइन ज़रूर देखने को मिल रहा है, पर यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि अगर बने हुए हैं तो बने रह सकते हैं। जो इमीडिएट टारगेट्स है वो ऑफ कोर्स 10,700 बनते हुए दिख रहे हैं। थोड़े डिप्स को हम रूल आउट नहीं कर सकते। सपोर्ट के तौर पे 10,250 के एक लेवल्स को हम ध्यान रख सकते हैं। ओके 10,250, लेकिन इस समय तो डिप यहाँ पर मारुति में। चलिए अब एक बार आपको चार का चौका का सीक्वेंस बताते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन राजेश पालवी से लेंगे, राजेश सतपुते, उसके बाद एफएनओ सुपरस्टार, चार्ट का चमत्कार के लिए प्रकाश गाबा और मिड कैप फंडा के लिए नरेंद्र सोलंकी। ये चारों ट्रेड्स कुछ ही देर में लाइंड अप हैं आपके लिए, लेकिन इससे पहले कुछ और स्टॉक्स एक बार जरा रिविजिट कर लेते हैं। एक बार जरा लेकर आइए यूनाइटेड ब्रूरीज। यूनाइटेड ब्रूरीज इस समय डे हाई पर, और उसके अलावा इंडिया सीमेंट्स भी इस समय डे हाई पर। राजेश सतपुते जी, आपने रैमको सीमेंट लिया था, एक बार जरा इंडिया सीमेंट्स पर भी व्यू दीजिए, यहाँ पर भी नजर गई थी क्या? अनुज जी, इनफैक्ट ये बाय लिस्ट में था। अगर आप इसका फ्राइडे का डेटा देखें तो यहाँ पे क्लियर कट एक लॉन्ग बिल्टअप है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बड़ी रैली मिलनी चाहिए। पोजिशनली मुझे लगता है 255 का इसका टारगेट है, लेकिन अगर आपको प्योरली आज के लिए स्विंग ट्रेड लेना है तो आपको बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 233। इसका पहला टारगेट होगा कम से कम 250 का, 250-255, ये इसकी पहली रेंज है। लेकिन चार्ट देख के लगता है कि प्रोबेबली 270 के वो चेस कर रहा है इंडिया सीमेंट, क्योंकि इसमें लॉन्ग पोजीशन अच्छी खासी बनी हुई है। तो यस, मैं सीमेंट पैक पे आई एम क्वाइट बुलिश। सीमेंट पे आप काफ़ी बुलिश भी हैं, और इंडिया सीमेंट्स, रामको सीमेंट्स और अल्ट्राटेक सीमेंट जिसने अपना क्वार्टरली अपडेट दिया, उसने आज अच्छा मूव दिया है। और बहुत सारी चॉइसेस नहीं है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे सतर्क और कॉशियस होकर ही ट्रेड से बातचीत कर रहा हूँ, और हर डिस्कशन को आपको एक ट्रेड ना समझे, ये आपसे गुजारिश है। बट क्योंकि आज क्रूड पे थोड़ा सा मार्केट बिहेव कर रहा है डिसेंटली, तो एक बार जरा इंडिगो को भी देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे आएगा, इट्स 2393, थोड़ी सी स्टेबिलिटी बेस के आसपास। मानस, आपका व्यू इंडिगो पर? देखिए वीरेन जी, इंडिगो ने डेफिनेटली एक सपोर्ट लिया है, 2320 2325 की रेंज में सपोर्ट लिया है, और लास्ट सेशन में हमने रिकवरी देखी थी। अब केवल इंतजार करिए 100 डे और 20 डे मूविंग एवरेज एक बार ब्रीच हो जाए, तो एक बार ये रेंज जो कि 2375 से लेकर 2395 की रेंज में है, वो एक बार रेंज अगर ब्रेक हो जाती है, उसी में 20 डे और 100 डे मूविंग एवरेज आते हैं, तब आप खरीदारी करिए, क्योंकि उसके बाद आपको 2500 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बिल्कुल बने रहिए, 2340 का स्टॉप लॉस लगाइए। ओके अच्छा, एक बार जरा गाबा सर की वो ट्रेड लेकर आइए, मैरिको की, जो गाबा सर ने सुबह सुबह आइडेंटिफाई की थी हमारे लिए क्विक सिंगल। अब इस समय 593.90 पर देखिए वो ट्रेड पिक हुई थी, करीब करीब एक बार जरा वो मेरे ख्याल से 582 के करीब वो रेट था उसका, और वो ट्रेड्स रेडी, हाँ 593 इस समय 600 का टारगेट था। गाबा सर, अब स्टॉप लॉस क्या मॉडिफाई करें? टारगेट तो लग रहा है आपका आज हिट हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस 585 होना चाहिए बस, लेकिन मुझे लगता है जो ऑल टाइम हाई है 606 वो पार कर लेगा। जो सेटअप है हायर टाइम फ्रेम का, जहां पर सेटअप है उसके हिसाब से लगता है वो कोशिश तो कर रहा है 606 जो ऑल टाइम हाई उसको पार करने का। उसके बाद तो अच्छी तेजी आएगी, इतना कंसोलिडेशन हुआ है, चार्ट तो बढ़िया है। मेरे ख्याल से इट्स अ होल्ड, स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर सकते हैं और कंटिन्यू राइडिंग एंड राइड द ट्रेंड एंड एंजॉय द राइड। अच्छा, इसी स्पेस से एक और स्टॉक गोदरेज कंज्यूमर, वो भी थोड़े से अब साइन दिखा रहा है बॉटमिंग आउट के। फ्राइडे को डील ऊपर बंद हुआ था, आज एक अच्छा मूव दिखा रहा है यहाँ पर। गाबा सर, इस पर भी कोई व्यू दे दीजिए गोदरेज कंज्यूमर पर। आपने मेरा चार्ट का चमत्कार ले लिया। गोदरेज कंज्यूमर बहुत ही बढ़िया चार्ट है, लवली 1002 पे ट्रेड कर रहा है। इसका जो बेस बना है करीब 995, वहां पर एक स्टॉप होना चाहिए। ये टारगेट मेरे ख्याल से 1020 का लगता है, हो सकता है आज कल में चला जाए, लेकिन यस इट्स अ गुड स्टॉक, बिल्कुल गोदरेज कंज्यूमर। ओके, कोई नहीं गाबा सर, एक और स्टॉक निकाल लेंगे आप, आई एम श्योर, चार्ट का चमत्कार के लिए है मेरे पास। चलिए ठीक है, आते हैं थोड़ी देर में। बाय द वे, आज क्रूड की थीम क्लियरली है। पिडिलाइट देखिए, पिडिलाइट ओपन हाई से कोलैप्स हुआ था, लेकिन अब एक सेकंड लेवल ऑफ रैली आ रही है यहाँ पर पिडिलाइट में। इंटर ग्लोब में एक रैली आपने ऑब्वियसली देखी, हालांकि निफ्टी अब वापस सिंक हुआ है फिर से एक बार 19,515 पर। इस समय निफ्टी करीब करीब 124 पॉइंट नीचे निफ्टी यहाँ पर, और इसका एक बड़ा कारण है
नॉन बैंकिंग हैवी वेट्स लार्सन एंड ट्यूब्रो, इन्फोसिस और आईटीसी, ये 3 स्टॉक्स अब डे लो पर। ये लार्सन एंड ट्यूब्रो देखिए, उसके अलावा आप देखिए आईटीसी। अच्छा, लार्सन एंड ट्यूब्रो नॉर्मली क्रूड से पॉजिटिवली रिलेटेड है, जब क्रूड गिरता है तो वो एलएनटी नॉर्मली गिरता है। आईटीसी यहाँ पर एक डिक्लाइन, और इन्फोसिस में भी आज एक थोड़ा सा प्रेशर। ध्यान रखिएगा, अब अर्निंग सीजन शुरू होने वाला है और थोड़ा मार्केट नर्वस होगा कि क्या कहेंगी ये कंपनियां लेकर इन अपने नंबर्स को और आगे की कमेंट्री को लेकर। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में अभी भी पेन नहीं है और एफएमसीजी में अच्छी बाएंगे। टाटा कंज्यूमर लेकर आइए, टाटा कंज्यूमर अब फिर से अपने 52 वीक हाई की तरफ बढ़ता हुआ और 878 पर इस समय टाटा कंज्यूमर। निफ्टी आईटी में 2-3 स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, HCL टेक और विप्रो। हालांकि इन्फोसिस की वजह से इंडेक्स जो है वो इतना अच्छा नहीं कर रहा है, इंडेक्स नीचे है। और क्या है इस समय मार्केट में, देखिए जैसा वीरू भी कह रहे थे, थोड़ा सा आज हम ट्रेड्स को कम ही रखेंगे, बस स्पॉटिंग पर ज़्यादा ध्यान रहेगा हमारा। एल&टी फाइनेंस में अच्छे प्राइस मूव्स बने, इनफैक्ट ये ऑलमोस्ट मेरी स्पॉटलाइट पर आया था। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स ये करीब 1.5% ऊपर इस समय यहाँ पर। मानस, इसका एक बार जरा चार्ट देखिए, ये काफ़ी बुलिश लग रहा था, यहाँ पर क्या व्यू है अब? देखिए यहाँ पर व्यू काफी पॉजिटिव है। स्टॉक ने अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिखेगा, तो करंट लेवल पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। आई थिंक बेहतर रहेगा कि ऑप्शन ले लें। 135 वाला कॉल ऑप्शन एल&टी फाइनेंस होल्डिंग का लिया जा सकता है, 5 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 3.5 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए और 10 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, एल&टी फाइनेंस। मीनवाइल निफ्टी 19,500 के नीचे आया। और एक और चीज याद रखिएगा, सितंबर का 28 का जो स्विंग लो था वो था करीब 19,492। और मेरे ख्याल से अगस्त में और जो 31 अगस्त के बीच में हमने जो लोज लगाए थे उसमें ऑलमोस्ट यही लेवल थे। 50 डे में -15, 20, 30 पॉइंट्स, तो एग्जैक्टली उसी जोन में है हम इस वक्त, एग्जैक्टली उसी जोन में है। 492 को थोड़ा सा एडमायर कीजिएगा, महत्वपूर्ण है। रिलायंस प्रेशर डालता हुआ, याद रखिएगा रिलायंस से संबंधित जो भी डिस्कशन हम कर रहे हैं ये प्राइस वाइज कर रहा हूं, कोई ट्रेड आउटलुक नहीं है यहाँ पर, बट रिलायंस आज थोड़ा सा प्रेशर डाल रहा है 2319 पे। और इस वक्त इसका बातचीत करने का कारण ये है, मैं जो इसको डिस्कशन में शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि ये अपने अब ऑप्शन बेस के आसपास 2318। आपकी राय इस पर शिवांगी क्या है? रिलायंस बिलो 200 डेमा, और अगर ये लेवल होल्ड करता है तो क्या, और अगर वॉलेट होते हैं तो किस प्रकार की पिक्चर ड्रॉ करेंगे आप रिलायंस के लिए? जी बिल्कुल, रिलायंस हम देख रहे हैं कि पिछले 3 हफ्तों से काफ़ी एक प्रेशर में रहा है। ऑफ कोर्स थोड़े बहुत हमने बाउंस देखे थे, पर फिर भी अपने क्रूशियल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जब तक यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ स्टेबलाइज होते हुए नहीं दिखेगी, यहाँ पे एक कोई ट्रेड नहीं बनते हुए दिख रहा है। मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें। इंडेक्स ओवरऑल प्रेशर में है, तो वहाँ से भी हम क्यूज़ लेते हुए यहाँ पे थोड़े और समय के लिए इसको वेट एंड वॉच करें। वेट एंड वॉच करेंगे। निफ्टी इंट्राडे में 19,500 के नीचे फिसला, हालांकि एक बार फिर वहाँ थोड़ा सा सपोर्ट लिया उसने, लेकिन इंट्राडे में एक बार के लिए नीचे आया था यहाँ से। हालांकि ब्रॉडर मार्केट ठीक ठाक है, ब्रॉडर मार्केट खराब नहीं है। मिड कैप इंडेक्स तो इनफैक्ट तैयारी कर रहा है ग्रीन में आने के लिए, और स्मॉल कैप तो मेरे ख्याल से ग्रीन में ही है। एक बार जरा मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों रिविजिट कर लेते हैं। और ये देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स इस समय ग्रीन में, और मिड कैप भी ले आइए एक बार, मिड कैप भी ग्रीन में आने की तैयारी कर रहा है, तो इतना कुछ खराबी है नहीं यहाँ पर। और बाकी फेडरल बैंक में अच्छे मूव, फेडरल बैंक ने इनफैक्ट जो अपडेट दिया था उसके बाद शानदार मूव। और ये इनफैक्ट फेडरल बैंक, ये मैं चेक कर लेता हूँ कि ये फ्रेश 52 वीक हाई है यानी, एक बार इसकी 52 वीक हाई लो की प्लेट जरा एक बार दिखाइए मुझे, क्योंकि ध्यान रखिएगा पिछले क्वार्टर के जब नंबर्स आए थे एक बार स्टॉक गिरा था, उसके बाद उसमें QIP आया था, उसके बाद एक अच्छे मूव्स आए थे। और हाँ, ये अब एक फ्रेश 52 वीक हाई इस समय फेडरल बैंक में यहाँ पर। गाबा सर, कोई व्यू फेडरल बैंक पर? ये भी आपने सेकंड ले लिया वैसे बढ़िया है स्टॉक, बहुत अच्छा आपको मिल रहा है। 2.65% अप है, 151 पर ट्रेड कर रहा है, अच्छे जोन पर है। स्टॉप होना चाहिए 149 का, ₹2 का स्टॉप जरूरी है। पॉसिबल है कि 155, 156 देखने को मिल सकता है। यस, फेडरल बैंक गुड, वेरी गुड। चलिए फेडरल बैंक वेरी गुड। चलिए काम करते हैं फिर, मैं और ट्रेड ना प्रीएम्प्ट कर लूँ इससे पहले एक बार जरा 4 का चौका की शुरुआत कर लेते हैं फिर। और सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए राजेश पालवी जी आपके पास आ रहे हैं, बताइए।
तो अनुज जी, फोकस में स्टॉक्स सिंजन ऑलमोस्ट एक करेक्टिव मूव में स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास बेस बना के एक अच्छा रिवर्सल दिया। आज के सेशन में देखें तो लॉन्ग बिल्टअप सेटअप यहाँ पे बनते हुए दिखे। जिस तरीके से यहाँ पे चार्ट प्लेस्ड है, डेटा प्लेस्ड है, हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा। 820 के कॉल ऑप्शन पे फोकस है, जो कि करीब ट्रेड कर रहा है 24.50 रुपए के आसपास। यहाँ पे हमें लगता है कि सिंजन का मोमेंटम 835 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। इस कॉल ऑप्शन के हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आना चाहिए करीब 34 रुपए से 36 रुपए तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे इस ऑप्शन का करीब 19 रुपए के आसपास। चलिए, सिंजीन का अक्टूबर 820 का कॉल लेना है आपको। राजेश सतपुते जी, आपकी ट्रेड क्या रहेगी? अनुज जी देखिए, मेरी नजर है बिरला सॉफ्ट पे। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये जो हाल फिलहाल में करेक्शन हुआ था, इसके बाद अभी ये अपनी स्ट्रेंथ को फिर से रिगेन करने की कोशिश कर रहा है, तो आई वुड लाइक टू बेट ऑन इट। 491 करंट मार्केट प्राइस है, स्टॉप लॉस रखेंगे 482 का और टारगेट सेट करेंगे करीबन करीबन 510 का। यस, 505 510 का टारगेट लेके बिरला सॉफ्ट में इंट्राडे का स्विंग कैच करने की कोशिश करेंगे। बिरला सॉफ्ट राजेश सतपुते जी का एफएनओ सुपरस्टार है। और प्रकाश सर के पास चलते हैं। प्रकाश सर, आप चिंता मत कीजिए, आपका तीसरा ट्रेड चोरी नहीं होगा। जो नहीं सोचा है बिंदास बताइए आपका ट्रेड क्या है? लगभग 2 और है एक्चुअली, देखा जाए तो 3-4 होते, 2 और है। चलो बोलिए। वोल्टास बढ़िया है, 870 पे ट्रेड कर रहा है, 864 का स्टॉप लगाना चाहिए। यहाँ पर बेस बन रहा है, आहिस्ता चलेगा लेकिन चलेगा। टारगेट होगा 882 से 885 वोल्टास। अच्छा, ट्रेड लिखा ये प्रकाश सर का जरा एग्जैक्टली वोल्टास। ये भी बड़ा गजब स्टॉक है जनाब। जब टेम्परेचर था 42-48 तब तो ये चला नहीं, लेकिन अब लगभग 26 और 25 डिग्री के टेम्परेचर पे ये चल रहा है ऐसे खराब बाजार में। 882 पे प्रकाश सर की कॉल है ये। अब अगला ट्रेड पिक करते हैं नरेंद्र सोलंकी जी के साथ। नरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। क्या पिक कर रहे हैं आज का आप मिड कैप फंडा? जी गुड मॉर्निंग जी। हमारा आज का जो स्टॉक है वो कंज्यूमर स्पेस से है। जैसा कि अभी कुछ ही दिनों में फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो जाएगा और जो लास्ट क्वार्टर होता है फेस्टिव सीजन, काफी सारे फेस्टिवल्स लाइंड अप होते हैं, इवन वेडिंग सीजन भी आ रहा है। हमारे स्टॉक का नाम है सेंको गोल्ड और अगर आप इसमें फंडामेंटल्स देखें तो जो ग्रोथ है वो 20% प्लस की सीएजीआर नेक्स्ट 2 इयर्स में कंपनी आराम से कर सकती है। कंपनी का ईस्ट में जो पोजीशन है वो काफी अच्छी है और इवन अगर मार्केट शेयर देखें तो यहाँ पे भी हेडरूम बहुत है कंपनी को ग्रोथ के लिए। और जो फ्रेंचाइजी मॉडल है इनका, वो अगर आप आरओई पे देखें तो काफी अच्छा बिजनेस है। तो ओवरऑल कंपनी काफी अच्छी लग रही है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स के लिए। इसमें हमारा टारगेट होगा 770 रुपीज। 770 रुपीज के टारगेट सेंको में। चारों के चारों ट्रेड्स रिकैप करते हैं आपके लिए। राजेश पालवे जी ने सिंजीन पर एक बेट लगाया। सिंजीन का आपको लेना है यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन अक्टूबर का 820 का, 3436 के टारगेट, 19 का स्टॉप लॉस। राजेश सतपुते जी ने बिरला सॉफ्ट लिया एफएनओ सुपरस्टार में, यहाँ पर आपको 510 505 के टारगेट, 482 का स्टॉप लॉस। गावा सर ने वोल्टास पर एक पॉजिटिव व्यू लिया, 882 का टारगेट, 864 का स्टॉप लॉस। और नरेंद्र सोलंकी ने अभी बेट ली है सेंको, जो गोल्ड वाली कंपनी है, 770 के यहाँ पर टारगेट हैं। एक बार जरा वेदांता को रिविजिट करते हैं और जरा वेदांता का चार्ट लेकर आइए। अब इस समय डे लो पर वेदांता, हालांकि अभी भी ग्रीन में है, लेकिन जहाँ खुला वहाँ से एक थोड़ा सा कोलैप्स तो हुआ है। तो ये इस समय एक स्टॉक थोड़ा सा नीचे आता हुआ। आप कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं। मार्केट इस समय अभी भी मेरे को ब्रेक जोन के काफ़ी करीब 19,492 है वो लेवल जो हम वॉच आउट कर रहे हैं। और जो एक्सपायरी लो था और आज का लो 19,498, तो काफ़ी क्रूशल लेवल्स है यहाँ पर। कहाँ पर मूव आ रहे हैं? यूनाइटेड ब्रूरीज हमने एक जो ट्रेड पकड़ा था वो एक अच्छा मूव दिखा रहा है इस समय डे हाई पर। और उसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर वो भी इस समय डे हाई पर। वीरो बिल्कुल। और अनुज, एक बड़ी रोचक बात है, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स है 5275, ये अपने ऑल टाइम हाई पे है। मैं इंट्राडे को अगर निकाल दूं, हटा दूं इस डिस्कशन से, तो इंट्राडे स्विंग हाई 18 सितंबर का था करीब 5287 और करीब 28 सितंबर का जो स्विंग हाई था वो था 5316। बट प्रैक्टिकली क्योंकि वहां पे सेटल नहीं हुआ था, क्लोज नहीं हुआ था, इट्स एन ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री। मतलब देखिए, ट्रेड में अभी भी नहीं ले रहा हूं, बट अगर निफ्टी बैंक की लीडरशिप में ही सेकेंड हाफ का कोई रिवर्सल आए तो उसमें कौन सा स्ट्रक्चर आपके जहन में होना चाहिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। मानस, जरा एक बार आप रीडिंग देखिए। पीएनबी मेरी बात करते करते इस वक्त डे हाई पर ट्रेड कर रहा है।
एक बार पीएनबी का चार्ट लेके आइएगा एट 79.35, नहीं सॉरी, पीएनबी है 80 पर, डे हाई पर। आपको क्या इंप्रेस कर रहा है जिसको सेकेंड हाफ में एज अ डे ट्रेडर अगर आपको लॉन्ग ट्रेड पिक करना हो तो जिसको आप प्रेफर करेंगे? तो देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी दोनों चार्ट्स पे अच्छे लग रहे हैं। अगर एक स्टॉक पिक करना होगा तो डेफिनेटली वो पीएनबी ही होगा, क्योंकि देखिए कंसोलिडेशन दिख रहा है, लेकिन कभी भी सेलिंग प्रेशर हमें देखने को नहीं मिला, कोई रिवर्सल के साइन नहीं देखने को मिले। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 78 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए और 87, 88, मैंने पहले भी इस टारगेट की बात की थी, 87, 88 तक के टारगेट पॉसिबल है पीएनबी। पीएनबी आपकी स्क्रीन पे अच्छा करता हुआ 80-85 पर। मात्र याद रखिएगा, ये हम डिस्कशन कर रहे हैं, अभी ट्रेड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम एक बहुत ही मेक और लेवल पे हैं। हम एक ऑप्शन बेस पे खड़े हैं निफ्टी पर, ऑप्शन बेस पे सबसे बड़े, हालांकि 50 डे मार्क के नीचे ट्रेड कर रहे हैं एंड वी आर स्पेंडिंग टू मच टाइम बिलो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। राजेश जी के पास एक ट्रेड है। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, चूंकि आपने बैंक्स का जिक्र किया, दो बैंक्स है जो मेरे रडार पे है, मैं उसका शेयर करना चाहूंगा। एक है एक्सिस बैंक, सेकंड है इंडसइंड बैंक। देखिए, जो भी डिप मिल रहा है इसमें बाइंग ही हो रही है, तो अगर आपको एक ट्रेड लेना है तो स्ट्रेंथ अगर आप प्ले करना है तो एक्सिस बैंक देखिए, ये अपने हाईएस्ट लेवल पे खड़ा है। डिस्पाइट सच ए वोलेटिलिटी ये अपने स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, तो यहाँ पे एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक्सिस को लॉन्ग करें, 1030 का स्टॉप लॉस रखे, और अगर हम सही ठहरे तो मेरे हिसाब से 1080 इसका पहला पड़ा होगा और उसके बाद 1100। एक्सिस बैंक इज अ बाय। ओके, एक्सिस बैंक इज अ बाय। अच्छा, एक स्टॉक लेकर आइए, अगेन ट्रेड नहीं है लेकिन स्पॉटिंग के हिसाब से, बंधन बैंक। बंधन बैंक में सुबह से काफ़ी बज़ चल रहा था कि वो जो नया सिस्टम में माइग्रेट हुआ है वो सक्सेसफुल है या नहीं है। इसका ओपन हाई सेम है आज 252, और मेरे ख्याल से जो सुबह से प्रेस रिलीज बंधन ने भेजी अभी आधे घंटे पहले कि वो सक्सेसफुल रहा है, तो ये इंटरेस्टिंग होगा अगर इसमें ओपन हाइस निकलता है तो। अगेन ट्रेड नहीं है यहाँ पर, लेकिन सिर्फ स्पॉटिंग के हिसाब से इसको पॉइंट आउट किया है। चलिए अब एक काम करते हैं, आशीष के पास चलते हैं और आज के स्टॉक्स ऑफ द डे जान लेते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। रडार पे रखेंगे सारे ऑटो सेल्स के नंबर्स जिनमें शार्प रिएक्शन है, वो आपकी स्क्रीन पर। कोई एसएमएल इसूजू, कोई अतुल ऑटो, कोई अशोक लेलैंड बेहतर करते हुए इस कमजोर बाजार में, पर उसके सामने कमजोर नंबर्स थे मारुति के। आयशर मोटर्स को लेकर डिसअपॉइंटमेंट, दोनों स्टॉक्स दबाव में इस समय ट्रेड करते हुए। महानगर गैस, जब गैस की कीमतें बढ़ रही थी, सीएनजी के दाम और डोमेस्टिक पीएनजी के दाम घटाए थे, पर शायद वॉल्यूम्स के गेम्स में एग्रेसिव हो रहा है। जेफरीज का अपग्रेड था, 1100 का 1320 लक्ष्य कर दिया था। स्टॉक दरअसल 4% मजबूत खड़ा हुआ। स्टॉक्स इन फोकस, आपने मेंशन करा था वेदांता जहां खुला था पस्त पड़ रहा है, और हिंदुस्तान जिंक अपने क्वार्टरली अपडेट पे तो दरअसल इन रेड ऑलरेडी कामकाज करता हुआ। दोनों ग्रुप स्टॉक्स थके हुए नजर आएंगे आपको। रडार पे रखेंगे ओएनजीसी, ऑयल इंडिया। वो विंडफॉल टैक्स कह लीजिए, वो कच्चे तेल का दाम रिड्यूस होना, दोनों का इंपैक्ट है 2.5 से 3.5%। ये दोनों अपस्ट्रीम कंपनीज कमजोरी के साथ ट्रेड कर रही हैं। Q2 अपडेट स्ट्रांग आए थे फेडरल बैंक के, स्ट्रांग आए थे अल्ट्राटेक सीमेंट के। कमजोर बाजार में दोनों इन ग्रीन, इनफैक्ट फेडरल बैंक तो 3-3.25% मजबूती के साथ अपने Q2 अपडेट पर रिएक्ट करता हुआ। और फाइनली एक MCX अच्छा खासा करेक्शन झेल रहा है, और अनसर्टेन एनवायरमेंट में मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट थी कि हम डाउनग्रेड कर रहे हैं अंडरवेट पे, 1270 का लक्ष्य, 4% दबाव पे, और अभी भी ये स्टॉक 1960-1970 पर कामकाज करता हुआ। बिल्कुल आशीष, और एमसीएक्स के केस में ध्यान रखिएगा, आज उन्हें उस सेबी की चिट्ठी का जवाब देना है, उसके बाद वो टेक्निकल अफेयर्स कमेटी के पास जाएगी, उसके बाद उसका जो रिप्लाई आएगा। अगेन एक और चीज़ कि कितना कुछ प्राइस में है ऑलरेडी 2000 पर, ये भी आपको थोड़ा सा सोचना है। यहाँ पर मार्केट में अब इस समय फिर से 19500 के आसपास काम हो रहा है इस समय। कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जहाँ पर थोड़ा सा इस समय आपको सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। उसमें आप जरा एक बार लेकर आइए AB फैशन को। AB फैशन इस समय डे लो पर। उसके अलावा ICICI बैंक लेकर आइए अब एक बार जरा। ICICI बैंक ने एक लास्ट जो सेलिंग प्रेशर डाला है वो बैंक निफ्टी के ऊपर, वो ICICI बैंक की वजह से आया। ध्यान रखिए आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी। और उसके अलावा ITC, मानस ITC का चार्ट देखिए एक बार। बड़ी रैली के बाद एक बहुत बड़ा कोलैप्स आया था, कुछ साइंस बन रहे थे कि शायद बॉटम आउट हुआ है, लेकिन लास्ट 2-3 दिन के प्राइस एक्शन को कैसे देखेंगे आप?
450 पे एक रेजिस्टेंस बना लिया है स्टॉक ने। अगर 450 के ऊपर नहीं निकलेगा आईटीसी, तब यहाँ पर आपको शायद गिरावट बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि अगर आप लोअर साइड पे देखेंगे तो 437 438 वहां पर एक सपोर्ट दिखता है। लेकिन अगर वो सपोर्ट ब्रीच होगा तब आपको गिरावट बढ़ती हुई दिखेगी और उसके इसमें 420 तक इस तरह देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 437 का आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है कैश लेवल्स पे, और फ्रेश खरीदारी केवल 450 रुपए के ऊपर करेंगे। चलिए पे ये इस समय एक व्यू आपका आईटीसी के ऊपर। एक बार जरा 2-3 स्टॉक्स और रिविजिट कर लेते हैं, उसके बाद इस शो में ब्रेक लेंगे। लार्सन एंड ट्यूब्रो लेकर आइए एक बार। गाबा सर, लार्सन एंड ट्यूब्रो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स के लिए दिक्कत नहीं, लेकिन ट्रेडर्स आप क्या करें यहाँ पर? आई थिंक सेलिंग होनी चाहिए यहाँ पर। प्रॉफिट बुकिंग है लगती है एलएनटी में, क्योंकि स्ट्रक्चरली थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है ऑन द अपसाइड। अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है। ट्रेड करा है 2996, पॉसिबल है कि लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। 2950 एक पॉसिबिलिटी है। स्टॉप होगा 3025 पर एलएनटी। तो आई थिंक यस इट्स अ सेल। प्रॉफिट बुकिंग है एक्चुअली। जी हाँ, और इस बीच परेशानी है बाजार में। वी आर एट डे लो 494, यानी अब हम सितंबर 28 का स्विंग लो जो है वो तोड़ने के बेहद नज़दीक खड़े हैं। बैंक निफ्टी अभी भी उतना, अगर आप देखें, लॉसेस नहीं ले रहा है। मतलब दोनों इंडेक्स में क्या डाइवर्जेंस आ गया। अब निफ्टी मेरे ख्याल से 60 अंक नीचे है 50 डेमा से नीचे, बट 100 डेमा के ऊपर अभी भी बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ। जहां खुला तब तक सिंक नहीं हुआ है। कुछ दिग्गज जो प्रेशर्स में है उसमें रिलायंस है, और एक बार एचडीएफसी बैंक को, और जाते जाते इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे आएंगे। एचडीएफसी बैंक आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 1510 पे डेलो पे ट्रेड करता हुआ। और आज के जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिवर्सल हैं उसमें शामिल है मारुति। आज मेरे स्क्रीन पे मारुति पे इतनी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है कि पूछिए मत। खुला स्ट्रॉन्ग, लेकिन अब डे लो पर कोलैप्स होके 10,358 पे। अनुज। बिल्कुल, चलिए फिर एक काम करते हैं, शो को अब यहीं समेट लेते हैं और अगले शो की तरफ बढ़ेंगे। और इस शो से हमारे साथ रहने वाले हैं, जरा मुझे राजेश पालवे जी और कविता जी इस अगले शो में रहेंगे हमारे साथ। बाकी सोलंकी जी, राजेश सतपुते जी, मानस जी, शिवांगी जी और गाबा सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं और लौट कर आते हैं 10 के दमदार ट्रेड्स में। दस के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। बीरोर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ, और हमारे साथ इस शो में कविता जैन और राजेश पालवे पिछले शो से बने हुए हैं। इसके अलावा निर्मल बैंक से विकास सालुंके और एसबीआई सिक्योरिटीज से सुदीप शाह भी जुड़ेंगे अपनी टॉप कॉल्स के साथ। और बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ 2 खास मेहमान होंगे। पहले मार्केट फंडामेंटल्स पर फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा से होगी खास चर्चा, और उसके साथ अपने बिग एंड बोल्ड रॉकेट कॉल्स के साथ टेक्निकल्स पर जुड़ेंगे केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया। ये सब कुछ ही देर में, लेकिन अभी मार्केट पर एक नजर। निफ्टी अभी भी 19,500 के आसपास, अभी भी उस 19,492 के जोन को वायलेट करने के लिए तैयार नहीं। बैंक निफ्टी आधा % नीचे, करीब करीब 245 पॉइंट्स नीचे, अभी भी सपोर्ट 1 पर 44,300 340 के आसपास। मिड कैप्स में आज आउट परफॉर्मेंस, मिड कैप इंडेक्स फ्लैट, स्मॉल कैप इंडेक्स हल्का सा ग्रीन में। हालांकि एडवांस डिक्लाइन एडवांसेस से निकलकर थोड़ा सा डिक्लाइंस के फेवर में जरूर आया है। आज ऑटो शेयरों में अच्छी गिरावट है सेल्स डेटा के बाद। आइशर मोटर्स, मारुति, एस्कॉर्ट्स, कुबोटा, हीरो मोटोकॉर्प, इन सब स्टॉक्स में, टाटा मोटर्स, इन सब स्टॉक्स में आज गिरावट। इनफैक्ट आज का सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर अगर है तो वो है निफ्टी ऑटो इंडेक्स, और खासतौर से मारुति जो कि उस इंडेक्स का सबसे बड़ा कंपोनेंट है, उसने काफी परेशान किया है। जहां तक गेनर्स की बात है उसमें महानगर गैस, फेडरल बैंक, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स और HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर। आज 1 करोड़ की गिरावट का एक फायदा शायद कुछ स्टॉक्स को मिलता हुआ। और अब तैयारी हो रही है उस IPO की लिस्टिंग की, JSW इंफ्रा की लिस्टिंग की। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सज्जन जिंदल जी को, जो कि ग्रुप के चेयरमैन है, और मिस्टर मुंद्रा जो कि BSE के चेयरमैन है। BSE पर ये लिस्टिंग हो रही है, तो ये कुछ ही देर में। प्री ओपन में काफी शानदार लिस्टिंग हुई थी, करीब करीब 20% प्रीमियम पर ये सेटल हुआ था। अच्छे ग्रुप से एक अच्छी कंपनी, ये अच्छे स्पेस में, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में, तो ये अब लिस्टिंग की तरफ बढ़ता है। ओके, देखिए 20% के प्रीमियम पर ही ये सेटल हो रहा है, करीब करीब 143 पर इस समय लिस्टिंग। इस समय आपको JSW इंफ्रा की दिखाई देगी। एक्चुअली ये रेट शायद अपडेट होने रहे हैं। एक बार जरा मैं NSE की साइट पर चेक कर रहा हूँ।
हाँ, अब थोड़ा सा अपडेट हुआ 147 पर इस समय। अच्छी लिस्टिंग मानी जाएगी, देखिए अच्छी लिस्टिंग मानी जाएगी। और जैसे मैं कह रहा हूँ, एक अच्छे ग्रुप से, अच्छे स्पेस में, अच्छी पेडिग्री की कंपनी, इसके लिए ये शायद एक आगे जाके कोर पोर्टफोलियो स्टॉक भी बने, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में वैसे ही आपको अच्छी डेवलपमेंट्स चाहिए और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्रुप एग्जीक्यूशन। और जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने, जैसे जेएसडब्ल्यू एनर्जी में भी दिखाया है, और जिस तरीके के मूव्स जेएसडब्ल्यू एनर्जी में आए हैं पिछले कुछ महीनों में, आपने देखे ही होंगे। तो इसके लिए ये एक कंपनी है जहां पर फोकस अच्छा रहेगा। एक दूसरी लिस्टिंग भी हुई है, हालांकि वो उसके बारे में ज़्यादा बात करने का मतलब है नहीं, फ्लैट लिस्टिंग है वो। असली फोकस तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का ही था, और करीब करीब अब यहाँ पर 25% के मूव्स आते हुए। लेकिन वीरो, गुड मॉर्निंग। 19490 ब्रेक कर रहे हैं अब हम, और डे लो पर, और इनफैक्ट अब हम थर्सडे का जो लो था, एक्सपायरी डे लो है, उसको भी ब्रेक करने की तैयारी कर रहे हैं वीरो। बिल्कुल बिल्कुल अनुज, एक अच्छी लिस्टिंग। लेकिन आज ऑटो का सबसे बड़ा जो दबाव है वो निफ्टी को सिंक करता हुआ यार डे लो। और एक और चीज़ याद रखिएगा, निफ्टी ऑटो का ये सिंगल डे में बहुत दिनों बाद, मतलब लगभग 1 महीने के अंतराल के बाद इतना बड़ा ब्रेक डाउन आपकी स्क्रीन पे। और ये लगभग 7 सितंबर से लेकर जो अब तक की रेंज है उसको वॉलिड करता हुआ सबसे बड़ा पेन इंट्राडे में किसी सेक्टर में है तो वो है निफ्टी ऑटो। पैनल आपकी स्क्रीन पे है, हमारे साथ कविता जैन, राजेश पाल, एक्सिस सिक्योरिटीज से विकास सालुके और सुदीप शाह मौजूद हैं। विकास, पहले आपके 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे? गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जानव जी। देखो, ओवरऑल मार्केट में आज हिसाब से एक सेलिंग प्रेशर हमने देखा है कि स्टार्टिंग में एक देखने मिला गैप डाउन के बाद। बट अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो मुझे लगता है कि बायोकॉन यहाँ पे एक अच्छा कैंडिडेट लग रहा है, यहाँ से एक अच्छा मूव कर सकता है। लास्ट 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि एक अच्छा अप मूव यहाँ पे कंसीडर करते हुए देखने मिल रहा है। तो बायोकॉन मेरा यहाँ पे बाइंग रहेगा। नीचे में 266 का स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा, और जो ऊपर में टारगेट निकल के आ रहे 284 और 290 के टारगेट, 2 टारगेट ऊपर में देखने मिल सकते हैं। जो रिसेंट हाई था, मुझे लगता है बायोकॉन इस बार वापस उसको रिटेस्ट करके उसको ब्रेक कर सकता है। एक अच्छा मूव यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा रहेगा मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस में हमने देखा है कि लास्ट कुछ दिनों में एक अच्छा मूव कंसिडर हो रहा है, और लास्ट वीक में भी हमने देखा था, और फ्राइडे भी एक अच्छा मूव इस स्टॉक में आते हुए देखने मिल रहा है। तो वीकली में भी एक अच्छा ब्रेकआउट पॉइंट इस काउंटर में देखने मिल रहा है। तो यहाँ से एक अच्छा मूव कंसिडर होगा। ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहे हो 1560 के आसपास के टारगेट यहाँ पे मेट्रोपोलिस में देखने मिल सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो यहाँ पे 1440 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। दोनों भी काउंटर में मुझे लगता है स्लोली रहेगा, लेकिन अप मूव यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। टेक्निकली एक स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न दोनों में देखने मिल रहा है, तो दोनों में मेरे पास साइड पे पाऊँ। ओके, दोनों में इस समय सेल, बायोकॉन और मेट्रोपोलिस, ये इस समय की सेल ट्रेड्स। सुदीप जुड़ गए हमारे साथ। सुदीप, गुड मॉर्निंग। सुदीप, आपके पिक्स? गुड मॉर्निंग अनुज। अनुज, मेरे 2 पिक्स में से पहला पिक होगा दालमिया भारत। दालमिया भारत का यदि हम वीकली चार्ट देखें तो स्टॉक सितंबर 2021 के बाद के सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। पिछले 2 वीक में हमने देखा है कि स्टॉक का जो बॉटम था वो एकदम आइडेंटिकल था, 2235 2245 के आसपास का, और वहां से ही स्टॉक ने एक सपोर्ट लेके रिबाउंड किया था। और ओवरऑल सीमेंट स्टॉक्स में से भी ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। और डेली चार्ट्स पे यदि देखें तो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक बार 22 अगस्त को स्टॉक ने क्रॉस किया था, उसके बाद कभी भी इसे ब्रीच नहीं किया है, और हर लेवल पे हमें बाइंग सपोर्ट नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, और यहाँ से भी एक अच्छा मोमेंटम हम ये स्टॉक में देख पाएंगे। 2360 के स्टॉप लॉस से मुझे लग रहा है 2460 के लेवल्स ये स्टॉक में हम देख पाएंगे। दूसरा मेरा स्टॉक है, दूसरा पिक है बैंक ऑफ इंडिया। पीएसयू बैंक इंडेक्स में हम देख रहे हैं लगातार ये दूसरे तीसरे दिन एक मार्केट जब फॉल हो रहा है, मार्केट से ये आउट परफॉर्म कर रहा है ये इंडेक्स। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे भी बैंक ऑफ इंडिया में एक बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। पिछले 4-5 दिन का जो एक कंसोलिडेशन था स्टॉक ने इसमें उससे भी ब्रेकआउट दिया है, और डेली वीकली चार्ट पे बहुत बुलिश मोमेंटम हमें नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल 106 के स्टॉप लॉस से 116 118 के टारगेट्स हम बैंक ऑफ इंडिया में आते हुए देख पाएंगे। ओके, तो आपके 2 ट्रेड्स ही पूरे हो गए यहाँ पे, और अब चलते हैं राजेश पालवी जी के पास। राजेश पालवी जी, हम डे लो पर हैं और निफ्टी ने अपना ऑप्शन बेस वॉलिड कर दिया है। आपके 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे? वीरेंद्र जी, पहला स्टॉक शॉर्ट साइड का रहेगा, उसमें आईटी में हमें लगता है टीसीएस पे यहाँ पे शॉर्ट ओपन किए जा सकते हैं। स्टॉक आज शॉर्ट बिल्टअप यहाँ पे बनते हुए दिखा, और ये 3rd कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे स्टॉक में लोअर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। टीसीएस फ्यूचर शॉर्ट करने की सलाह है। डाउन साइड के टारगेट हमें लगता है 3455 3440 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं।
स्टॉप लॉस रखेंगे हम यहाँ पे करीब 35-30 का। जो दूसरा स्टॉक है वो बाय साइड का है और उसमें हमें लगता है कोरोमंडल पे यहाँ पे बाय किया जा सकता है। ये स्टॉक में एक स्ट्रेंथ है, लास्ट सेशन में काफी अच्छा बाइंग मोमेंटम था। वीकली सेटअप पे भी देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट बने हुए हैं, हमें लगता है कोरोमंडल में यहाँ पे स्ट्रेंथ लौटते हुए दिखेगी और यहाँ पे कंटिन्यूटी रहेगी। 1185 1190 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 1148 के आसपास। अच्छा, एक बार वो बंधन बैंक वापस लेकर आइए, जो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर एक मुझे शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी नज़र आ रही थी और अब वो ग्रीन में आ गया देखिए, और वो ओपन हाई को क्रॉस कर रहा है। अगेन मैं फिर कहूँगा कि थोड़ा आज ट्रेड्स लेने में इंडिविजुअल स्टॉक में थोड़ा केयरफुली रहें, क्योंकि मार्केट थोड़ा वीक है। अब 19480 पर इस समय निफ्टी। कविता जी, इस समय आपकी ट्रेड्स क्या होंगी? जी, तो एक लॉन्ग और एक शॉर्ट ट्रेड होगा। सो ऑन शॉर्ट साइड मुझे लग रहा है ऑटो से बजाज ऑटो वीक होता हुआ दिख रहा है, 5032 के लेवल्स पर है। डाउन साइड मुझे लगता है 5000 के लेवल्स की तरफ ही बढ़ता हुआ दिखेगा। तो 504980 के प्राइस टारगेट्स के लिए बजाज ऑटो पर एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 5072 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। स्ट्रेंथ जहां दिख रही है लाइक एमजीएल आईजीएल काउंटर्स, यहाँ एक अच्छा स्ट्रेंथ बनता हुआ दिख रहा है। सो मुझे लगता है आईजीएल पर मूव्स फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। 554 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अपसाइड मुझे लगता है 464 468 के प्राइस टारगेट के लिए आईजीएल पर एक बाय ट्रेड करें। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। अब ट्रेड्स हो गई हैं सारी, अब मार्केट की बात करते हैं। मार्केट थोड़ा परेशान है आज। बिग मार्केट वॉइसेस में मार्केट फंडामेंटल्स पर चर्चा के लिए फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा जुड़ी हैं। जैसा कि मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं कि देवीना जी निवेश और रिसर्च की दुनिया में एक उनका रुतबा काफ़ी बड़ा है। 30 सालों से ज़्यादा का अनुभव है उनके पास। बहुत कम उम्र में एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत की थी, और बहुत लोग ये चीज़ जानते नहीं हैं कि HDFC बैंक पर शायद सबसे पहले एक कवरेज देवीना जी लेकर आई थी, और वहाँ से आपने उस स्टॉक का मूव देखा ही है। खैर देवीना जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ा मार्केट में कुछ नर्वसनेस पिछले कुछ दिनों में, आपके हिसाब से इसका क्या कारण रहा है, और क्या इस डिप को इन्वेस्टर्स को बाय करना चाहिए? जैसा आप कहती रही हैं कि इस समय सबसे बड़ा रिस्क है मार्केट में पार्टिसिपेट ना करना, तो क्या अब ये एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस डिप में? गुड मॉर्निंग अनुज। और एग्जैक्टली 30 साल हुए, मतलब इसी दिन लगभग स्टार्ट किया था फर्स्ट ओवर। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत मुबारक आपको 30 साल पूरे करने के लिए। अक्टूबर के शुरू में। तो जहाँ तक बाजार का सवाल है, जैसा आपने कहा, मेरा ये नजरिया रहा है कि अभी आपको निवेशित रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्रैश का कोई बहुत बड़ा डर, जहां तक लार्ज कैप्स की बात मैं कर रही हूँ, वहां नहीं नजर आता है। आप अगर लंबे समय का देखें तो आप 1980 वाला दशक देखें तो वहां आपने 1980 में अगर 100 रुपए लगाए होते इंडेक्स में तो वो 700 हो जाते 10 साल में। 2010 में अगर आपने 100 रुपए लगाए होते तो वो मात्र 230 रुपए होते 10 सालों में, जो कि एफडी से थोड़ा ही ज्यादा था। तो ऐसी स्थिति में जब बाजार उतना लंबा समय अपने जो 15-16% वाले कंपाउंडिंग हम लोग सोचते हैं, उससे इतना कम रहा हो, 9% कंपाउंडिंग भी नहीं हुई उस दशक में। उसके बाद भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय कारणों के कारण इस दशक भी आप देखें तो 12-12.5% ही कंपाउंडिंग हुई है। तो वो बाजार ट्रेंड लाइन से बहुत ऊपर नहीं है कि आप क्रैश का सोचें, अभी तो ट्रेंड लाइन से बहुत नीचे ही है। लेकिन ये मैं आपको सेंसेक्स निफ्टी जैसे जो इंडेक्स है लार्ज कैप वाले, उनकी बात बता रही हूँ। उसी तरह का अगर आप लंबा समय देखें स्मॉल कैप्स में, तो बहुत सारे लोग निवेशक बाजार में नए आए हैं, उनको शायद इतिहास मालूम नहीं है कि स्मॉल कैप में जब तेजी आती है तब तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो जब क्रैश करता है तो वो फिर बहुत लंबे समय तक आपको कोई मौका नहीं देता है। आप 2008 में देखें तो वो जो हाई था वहां से 14 महीनों में इंडेक्स लगभग 80%, मतलब 78% टू बी एग्जैक्ट, गिरा। और वो जो 2008 वाला हाई था वो स्मॉल कैप इंडेक्स ने जाके 2016 में उसको पार किया। वो भी मैं आपको उसका भी थोड़ा कहानी बताऊंगी। 2017-18 में आपने फिर बड़ी तेजी देखी स्मॉल कैप्स में, लेकिन उसके बाद भी लगभग 2/3 का क्रैश आया। तो आपको किसी समय से कोई दिखाएगा, क्योंकि जब वो क्रैश अगर 80% आता है ना, तो वो उसके बाद वो
उसको जीरो तक आने में 5 गुना होना पड़ता है इंडेक्स को। तो कोई ना कोई आपको दिखाएगा कि इस पीरियड में इंडेक्स 5 गुना हो गया था स्मॉल कैप का। और दूसरी बात स्मॉल कैप इंडेक्स में ये भी रहती है कि हर वर्ष उसमें बहुत बदलाव आता है, तो लगभग 5-6 साल में वो इंडेक्स ही पूरा बदल जाता है। तो 2016 में जो दोबारा से हाई बना वो स्टॉक्स ही अलग थे। जो 2008 में गिरे थे वो स्टॉक्स तो बहुत सारे चले ही गए बाजार से, पेनी स्टॉक बन गए, जीरो हो गए। तो ये वाला जो हिस्सा है बाजार का जहां इतना पैसा अभी आ रहा है, मैं देख रही थी म्यूचुअल फंड्स में भी लार्ज कैप से लोग एक तरह से पैसा निकाल के, आप अगर औसत में देखें तो निकाल के स्मॉल कैप्स में डाल रहे हैं। और अभी किसी ने मुझे ये स्टैटिस्टिक भी दिखाया था कि आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को देखें तो वो जितने स्टॉक्स में निवेश करते थे उनकी तादाद काफी बढ़ गई है, क्योंकि पैसा इतना आ रहा है कि आपको वो जो आपका मापदंड था ये निवेश करने का वो आपको नीचे करना पड़ रहा है, जिससे कि उतना पैसा आप निवेश कर सके। तो ये सब थोड़ा सा रिस्क वाली बातें हैं, तो वहां पर आपको सावधान रहना चाहिए। ओके, तो इस समय बड़ी अपॉर्चुनिटीज, बड़ी थीम्स आपने क्या आइडेंटिफाई की हैं फर्स्ट ग्लोबल में? देखिए वैसे तो अभी हम लोग का इसी हफ्ते हम लोग हर तिमाही पर रीबैलेंस करते हैं, तो वो रीबैलेंस तो अभी होगा। तो अभी हमारे सिस्टम ने इस बार क्या निकाला है वो तो अभी देखना बाकी है। एक सप्ताह बाद शायद मैं आपको ठीक ज्यादा अच्छा बता सकूं। पर अगर मैं वैसे देखूं तो जो सेक्टर हम लोगों को काफी समय से अच्छा लगता रहा है, मैंने पहले भी आपके चैनल पर बात की है, वो है कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी। लोगों ने पिछले कुछ महीनों से बात करनी शुरू की है, हमको अब 2 साल हो गए। अक्टूबर 2021 में हम लोगों ने वो बड़ा कॉल लिया था और वो कॉल अच्छा भी गया। उसमें से बहुत सारे शेयर 2 गुने 4 गुने तक हुए, कहीं प्रॉफिट बुक भी किया, थोड़ा एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक में गए। पर वो स्पेस अभी तक तो अच्छा रहा है। अभी देखते हैं इस बार सिस्टम क्या कहता है कि अभी भी अच्छा उतना है कि नहीं है, पर वो एक स्पेस अच्छा रहा है। इस कैलेंडर ईयर में जहां हम लोगों ने निवेश बढ़ाया है, ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, 1-2 कंस्ट्रक्शन कंपनीज और कुछ चीजें तो खैर सेक्टर के हिसाब से नहीं भी होती है। तो ये लगभग होगा जहां पर हम लोगों ने निवेश, हमारे सिस्टम्स को अच्छा लगा है। जहां पिछली तिमाही में घटाया है तो वो है बैंक्स, खासकर प्राइवेट बैंक्स। तो ये फर्क होगा हमारा। देवीना जी उसी पर आ रहा था मैं। एलोकेशन आईटी में थोड़ा ओवरवेट होंगे, पर बहुत ज्यादा नहीं। मैं उसी पर आ रहा था। ये अब HDFC बैंक मार्केट का सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है अभी के लिए। अब इस समय क्या व्यू बन रहा है यहाँ पर मर्जर के बाद? देखिए अनुज, मेरा हमेशा बैंकिंग पे किसी ने मुझे ये बोला कि ये तो मैडम आपका तकिया कलाम हो गया है कि आप बैंक में निवेश करने घबराती है या नर्वस रहती है। मैंने कहा बात सच्ची यही है कि किसी भी लेंडर में निवेश करने में डर यही रहता है कि मालूम नहीं रहता कहाँ पर कुछ छुपा हुआ है जो आपको नहीं मालूम है, जो नेगेटिव सरप्राइज आने वाली है। इसलिए मैं थोड़ा डर के निश्चित हूँ बैंक्स में। अगर शायद बैंक्स इंडेक्स का इतना बड़ा हिस्सा होता तो मैं उसकी तरफ देखती भी नहीं। तो 2022 तक तो हम लोगों ने, पहले जब हम लोग का PMS स्टार्ट हुआ 2020 से, तो 2 साल तक तो बहुत ही कम निवेश किया बैंक्स में, जो कि काम भी आया क्योंकि 2020 में निफ्टी शायद अकेला सेक्टर इंडेक्स था जो डाउन था। 2021 में वो बाजार 22% बढ़ा, ये खाली 11% बढ़ा। तो उसके अलावा जो ये बाकी के जो अब 2022 में हमको लगा कि अब थोड़ा चेंज हुआ है साइकिल में, बहुत सारा NPA साइकिल निकल गया और ये सब। तो उसके बाद हम लोगों ने वहां मार्केट वेट किया, पर अब फिर वहां से कम कर दिया है वेट। अच्छा, IT पर आपने बोला कि अब थोड़ा सा ओवरवेट हुए हैं आप, वो किस लिए आपको लग रहा है कि अब सब कुछ प्राइस में है? US रिसेशन? नहीं, आपका मैंने पूरा प्रश्न सुनाई नहीं दिया। IT पर अब आप ओवरवेट हुए हैं, उसका कारण क्या रहा है IT पर ओवरवेट होने का? बहुत ज्यादा ओवरवेट नहीं हुए, थोड़ा सा ओवरवेट है, उसमें भी मेरे ख्याल मिड कैप IT थोड़ा ज्यादा है।
तो रिसेशन तो मतलब कम से कम स्लो डाउन तो है उनकी यूजर जो देश है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि वो पूरा जो क्षेत्र है या पूरी वो इंडस्ट्री है वो बहुत खराब लग रही है, वो चीज नहीं लगती है, क्योंकि फिर भी इस इंडस्ट्री में थोड़ा प्रेडिक्टेबिलिटी है, आगे क्या होने जा रहा है कुछ तो आपको मालूम है। इसमें होता ही है कि जब स्लो डाउन आता है ना तो आपकी सेल साइकिल लंबी हो जाती है, मतलब जो आपको लगा कि ये डील इस तिमाही में हमारी साइन हो जाएगी, वो हो सकता है 3 महीना 6 महीना आगे चले जाए। लेकिन जो पूरा जो एक आप अगर लॉन्ग टर्म उससे देखें तो ये तो बात है ही कि ज्यादा कंट्री जो कंपनीज हैं वो जो नॉन टेक्नोलॉजी कंपनीज में भी टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण होती जा रही है, डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है, तो वो चीज वो एक बड़ा ट्रेंड है जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, वो नहीं बदलता है। अब आप पिछले साल देखिए तो पिछले साल के शुरू में आईटी का ये था कि इतनी ज्यादा डिमांड है टेक्नोलॉजी की कि आपको लोग नहीं मिलेंगे या सैलरीज इतनी बढ़ जाएगी कि आपका मार्जिन घट जाएगा बहुत ज्यादा, और अब बिल्कुल उल्टी चीज है कि डिमांड ही नहीं रहेगी। तो वो दोनों ही एक्सट्रीम व्यूज है, मतलब बहुत आप बैलेंस नहीं है वो चीज। राइट दिव्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, और आपको 30 साल पूरे करने के लिए बहुत बहुत बधाई फिर से। शुक्रिया। चलिए अब एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेकर लौटते हैं और सुशील कीड़ा जुड़ेंगे हमारे साथ।